8 हाउस 3:46 PM ओट 1 अध्याय उल्लू और लड़का। जैसे जैसे शाम ढलती गई, डूबता हुआ सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर लुप्त होता गया तथा लंदन के 6 किंग्स रोड स्थित बड़े घर पर एक हल्की सुनहरी चमक फैल गई। यह एक शास्त्रीय अंग्रेजी शैली का विला था, विशाल, उज्ज्वल और भव्य। 3 मंजिला ऊंची दीवारें फैली हुई आईवी से ढकी हुई थी, छत खूबसूरत भूरे रंग की टाइलों से सजी थी और आंगन में लॉन और फूलों की क्यारियां करीने से सजी हुई थी। गराज के बाहर एक शानदार बेंटली कार चुपचाप खड़ी थी। ये सूर्यास्त का एक सुंदर, शांतिपूर्ण एवं शांत दृश्य था। हालांकि विला की सबसे ऊपरी मंजिल की बालकनी पर एक काले बालों वाला लड़का एक उल्लू को घूर रहा था। उनके बीच एक अवर्णनीय विचित्रता थी जो आसपास के दृश्य के साथ मेल नहीं खा रही थी। एवन मेसन ने उल्लू को घूरा, उसकी आंखें कौतूहल से भरी थी। उल्लू आम घरों में दिखने वाला कोई आम पक्षी नहीं था, खासकर जब उसके पंजों में चर्मपत्र से बना मोटा भूरा लिफाफा हो। एवन को ऐसा लग रहा था कि यह पत्र उसके लिए था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वह पत्र कैसे प्राप्त करेगा, क्योंकि उल्लू पत्र सौंपने से पहले उससे कुछ इनाम चाहता था। नमस्ते, एवन ने अभिवादन किया और उससे संवाद करने का प्रयास किया, हालांकि इसे उसे थोड़ा मूर्खतापूर्ण महसूस हुआ। हाँ, उल्लू ने धीरे से हूट किया, अपना सिर झुकाकर लड़के को गौर से देखा, उसकी भूरी पीली पुतलियां सावधानी से भरी हुई थीं। घबराओ मत, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। एवन ने अपनी आवाज को नर्म बनाने की कोशिश करते हुए धीरे से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। क्या तुम्हारे पंजे में वो चिट्ठी मेरे लिए है? मुझे लगता है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, नीचे से एक जोरदार आवाज आई, डार्लिंग, क्या तुम तैयार हो? हम जा रहे हैं। इसके तुरंत बाद किसी के ऊपर आने की आवाज आई। अरे नहीं, यह मेरी माँ है, मैं उसे तुम्हें देखने नहीं दे सकता। एवन अचानक जाग गया, उल्लू से और बात करने की जहमत नहीं उठाई। उसने अचानक अपना दाहिना हाथ आगे हिलाकर उसे भगाने की कोशिश की। नाराज उल्लू जल्दी से एक तरफ हट गया। माफ करना, मेरी माँ को पक्षियों से एलर्जी है, उन्हें हर तरह के पक्षियों से डर लगता है, चाहे वे बड़े हों या छोटे, एवन ने हाथ हिलाते हुए जल्दी से समझाया। तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना होगा। एवन की बदतमीजी से उल्लू को आखिरकार यकीन हो गया कि यह लड़का उसे खाना नहीं देगा। एक पल बाद उसने अपने पंख फड़फड़ाए, ऊपर उड़ा, एवन को जोर से चोंच मारी और चिट्ठी उसके पैरों पर गिरा दी। आउच! उल्लू को बालकनी से बवंडर की तरह उड़ते और अपनी दृष्टि से ओझल होते देख एवन दर्द से चिल्ला उठा। बाकी सब कुछ अनदेखा करते हुए वह जल्दी से नीचे झुका और अपनी माँ के आने से पहले अपने पैरों के पास से लिफाफा उठा लिया। उस पर हरे रंग की स्याही से स्पष्ट रूप से लिखा था, श्री एवन मेसन, तीसरी मंजिल का बेडरूम, 6 किंग्स रोड, लिटिल विंगिंग, सरे। ये पत्र, और वह उल्लू अभी। एवन ने आंखें सिकोड़ ली। इन स्पष्टतः विचित्र घटनाओं ने उसे एक डेजा वू का एहसास कराया। एवन, हमें जल्दी करनी होगी। तुम्हारे पापा पहले से ही कार में हमारा इंतजार कर रहे हैं। एक अच्छे कपड़े पहने अधेड़ उम्र की महिला अंदर आई और थोड़ी गंभीर आवाज में बोली। किसी के घर पहली बार जाने पर देर से पहुंचना बहुत अशिष्टता है। समझ गया, माँ। एवन को सोचने का वक्त ही नहीं मिला। उसने जल्दी से लिफाफा अपनी पैंट की जेब में रख लिया, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती। आज रात उनके परिवार में एक छोटा सा समारोह था। मेजबान उनके पिता के बिजनेस पार्टनर थे, और सच कहे तो उनके पिता की कंस्ट्रक्शन कंपनी उनसे ड्रिलिंग रिग का एक बड़ा बैच खरीदने वाली थी। एवन के लिए उसे शुरू में इस तरह की डिनर पार्टी में जाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि दूसरे परिवार में उससे 1 साल बड़ा एक बच्चा था जो स्मेल्टिंग सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। इस साल एवन 11 साल का हो गया था और 1 महीने से भी कम समय में वह स्मेल्टिंग सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लेने वाला था। उसके माता पिता को लगा कि उनके बच्चे के लिए अपने होने वाले सीनियर को पहले से जानना जरूरी है। माँ, आपने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि उस सीनियर का नाम क्या है। रास्ते में एवन को लगा कि उसे अपनी जेब में पड़े पत्र से ध्यान हटाने के लिए कुछ करना होगा। पत्र का सार जानने से पहले वह सोच रहा था कि अपने माता पिता को इसके बारे में बताए या नहीं। शायद ये सिर्फ एक बुरा मजाक था जो किसी ने किया था, और उसकी माँ को इसके बारे में चिंतित करने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रिय, मैंने तुम्हें पिछले सप्ताह बताया था, बच्चे का नाम डडली है, श्रीमती मेसन ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। डडली डर्सली, मुझे यकीन है कि तुम दोनों अच्छे दोस्त बन जाओगे, मिस्टर मेसन ने गाड़ी चलाते हुए कहा। डडली डर्सली, ये सचमुच अच्छा नाम है। एवन ने अपना सिर नीचे कर लिया और विचार में डूब गया। वास्तव में वह उस नाम के किसी अन्य व्यक्ति को भी जानता था। अगर वह गलत नहीं था, तो डडली डर्सली हैरी पॉटर श्रृंखला का एक पात्र था जिसे उसने अपने पुनर्जन्म से पहले पढ़ा था। किताबों में डडली एक दबंग और बिगड़ल बच्चा था जिसने हैरी को एक दुखी बचपन दिया था। एवन पर इस चरित्र की गहरी छाप थी, लेकिन ये कहना कठिन था कि यह अच्छा था। हालांकि वह तो किसी उपन्यास का पात्र था। हालांकि 80 और 90 के दशक में उसका पुनर्जन्म ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं था कि यह हैरी पॉटर की जादुई दुनिया थी। आराम करो, ये सिर्फ नामों का संयोग होना चाहिए। एवन ने स्वयं को समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी अभी देखे गए उल्लू के विचार ने उसे थोड़ा असहज महसूस कराया। जब उसके माता पिता ध्यान नहीं दे रहे थे, एवन ने चुपके से अपनी जेब से चिट्ठी निकाली। उसने जल्दी से लिफाफा पलटा और देखा कि पीछे एक मोम की मुहर, बड़े एच वाली एक ढाल, जिसके चारों ओर एक शेर, एक चील, एक बिज्जू और एक सांप था। एवन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उसके हाथ कसकर पकड़े हुए थे और उसने कांपते हुए लिफाफा खोला और पत्र को पढ़ने के लिए बाहर निकाला। हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचरक्राफ्ट एंड विजार्डरी के प्रधानाध्यापक, एल्बस डंबलडोर इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ विजर्ड्स के अध्यक्ष, सुप्रीम मुगवम, ग्रैंड सोर्सेर, प्रथम श्रेणी ऑनर्स, ऑर्डर ऑफ मलिन। प्रिय श्री मेसन, हमें आपको ये सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि आपको हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचरक्राफ्ट एंड विजार्डरी में स्वीकार कर लिया गया है। कृपया सभी आवश्यक पुस्तकों और उपकरणों की सूची संलग्न पाएं। सत्र 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। हम 31 जुलाई से पहले आपके उल्लू का इंतजार कर रहे हैं।
सादर, मिनवा मैकगोनागल, उप प्रधानाध्यापिका। हे भगवान, ये हॉगवर्ट्स से स्वीकृति पत्र था। उसे पता होना चाहिए था। उस जादुई स्कूल के अलावा उल्लू वाला पत्र और कौन भेजेगा? डार्लिंग, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। एवन के असामान्य व्यवहार को देखकर मिसेस मेसन ने मुड़कर उसे धीरे से दिलासा दिया। मैंने तुम्हारे पापा को कहते सुना है कि डर्सली बहुत मिलनसार हैं और डडली एक विनम्र और अच्छा बच्चा है। तुम्हें अपना नया दोस्त जरूर पसंद आएगा। हाँ माँ, एवन ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया। मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, बस थोड़ा उत्साहित हूँ। पिछले 11 सालों से वह परिचित वास्तविक दुनिया के अनुसार भविष्य की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब अचानक उसे बताया गया कि यह एक बिल्कुल अपरिचित जादुई दुनिया है। क्या यह मजाक नहीं था? सौभाग्य से एवन के पुनर्जन्म से पहले उसे हैरी पॉटर के उपन्यास बहुत पसंद थे और वह उनकी विषय वस्तु से अच्छी तरह वाकिफ था। हालांकि उसे हर विवरण याद नहीं था, लेकिन मुख्य घटनाएं उसे कमोबेश याद थी, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। अब समस्या ये थी कि वह अपने माता पिता को इस बारे में कैसे बताए। इसके अलावा, यदि वह गलत नहीं थे, तो डडली डर्सली से मिलने के अलावा उनकी जल्द ही प्रसिद्ध हैरी पॉटर से भी मुलाकात होने की पूरी संभावना थी। जैसे ही एवन इससे जूझ रहा था, उसके पिता ने धीरे से कार रोकी और धीरे से कहा, डार्लिंग, हम आ गए हैं, नंबर 4 प्रिवेट ड्राइव। 2 अध्याय भावी वरिष्ठ। एवन ने अपना मन शांत किया और अपने माता पिता के पीछे घर में चला गया। सबसे पहले उन्होंने मिस्टर वर्नन डर्सली को सूट और बो टाई में देखा और डडली को, जो सुअर की तरह मोटा था। शुभ संध्या, श्रीमान और श्रीमती मेसन। डडली ने एक बनावटी मुस्कान बिखेरी। क्या मैं आपके कोट ले जा सकता हूँ? शुक्रिया, प्यारे। एवन की माँ ने अपने पीछे छिपे एवन को आगे खींचा और डडली से उसका परिचय कराया। ये हमारा छोटा एवन है। इस साल वह स्मेल्टिंग हाई स्कूल भी जाने वाला है। कृपया स्कूल में उसका ध्यान रखें। यह मेरी खुशी की बात है, महोदया। ये देखकर कि डडली उसे गले लगाना चाहता है, एवन जल्दी से आधा कदम पीछे हट गया, उसे नजरअंदाज करते हुए। वह अपने माता पिता के पीछे लिविंग रूम में चला गया और चुपचाप इधर उधर देखते हुए एक दूसरे से बातचीत करता रहा। आज रात की सभा के लिए कमरे को स्पष्ट रूप से सावधानीपूर्वक साफ किया गया था। पास के रसोई घर से तेज सुगंध आ रही थी। रात के खाने के लिए पुडिंग रेफ्रिजरेटर के ऊपर रखी थी। खाने की मेज पर व्हीप क्रीम केक और चीनी युक्त वायलेट रखे हुए थे और ओवन में एक बड़ा भुना हुआ मांस पक रहा था। हालांकि ये वो नहीं थे जिनकी एवन तलाश कर रहा था। जैसा कि किताब में बताया गया है, इस घर में हैरी पॉटर से जुड़ी कोई चीज नहीं थी। साफ है कि डर्सली परिवार नहीं चाहता था कि बाहरी लोग उनके अनोखे भतीजे के बारे में जाने। एवन के होंठ थोड़े मुड़े। बेचारा बच्चा ऊपर वाले छोटे से कमरे में चुपचाप छिपा होगा, बिना आवाज किए, मानो घर पर न हो। ये सोचकर उसे लगा कि कुछ करना जरूरी है। माफ कीजिए, मिस्टर डर्सली। एवन ने दूसरे आदमी द्वारा जापानी गोल्फर के बारे में सुनाए जा रहे उबाऊ मजाक को बीच में ही टोक दिया। जानते हैं, मैं अक्सर दूसरों के घर नहीं जाता और मुझे यहाँ की हर चीज के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता रहती है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो, तो मैं चाहता हूँ कि डडली मुझे रात के खाने से पहले सब कुछ दिखा दे। कोई बात नहीं, डडली, तुम्हें अपने कमरे में ले चल, अपना नया गेम कंसोल दिखा। वर्नन डर्सली ने तुरंत हामी भर दी, शायद ये सोचकर कि एवन की उम्र उसे उसके चुटकुले समझने की इजाजत नहीं देगी। जाओ, खिलो बच्चों, जब खाना तैयार हो जाएगा, तो मैं पेटुनिया से तुम्हें फोन करवा दूंगा। डडली अनिच्छा से एवन के साथ लिविंग रूम से बाहर चला गया। योजना के अनुसार उसे मिस्टर और मिसेस मेसन की तारीफ करते रहना चाहिए था, न कि एक छोटे बच्चे के साथ घर में इधर उधर भटकना चाहिए था। खासकर इसलिए क्योंकि उसे खुद पर नियंत्रण रखना था और सामने वाले पर अच्छी छाप छोड़नी थी। डडली के लिए यह वाकई बेहद मुश्किल काम था। दोनों दूसरी मंजिल पर चले गए। एवन डडली को अपना नया गेम कंसोल पेश करते हुए सुन रहा था और उत्सुकता से गलियारे के अंत में एक छोटे से कमरे को देख रहा था, जिसका दरवाजा कसकर बंद था। वहाँ क्या है? कुछ नहीं, वह मेरे चचेरे भाई का कमरा है। वह अभी घर पर नहीं है। डडली का चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक था। चलो जल्दी से मेरे कमरे में चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि छोटे से कमरे से जोरदार दस्तक की आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। अगले ही पल, इससे पहले कि वह उसे रोक पाता, उसने देखा कि उसके बगल वाला लड़का आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। एवन ने दरवाजा खोला और मंद रोशनी में उसने देखा कि लगभग उसकी उम्र का एक लड़का अलमारी के सामने खड़ा था। लड़का छोटा और पतला था, उसकी आंखें चमकीली हरी थी, बाल बिखरे हुए काले थे और माथे पर बिजली के आकार का एक पतला निशान था। हैरी पॉटर हैरान रह गया। उसने अभी अभी डॉबी नाम के घरेलू योगिनी को छुपाया था कि दरवाजा खुला। अचानक अंदर अंकल वर्नन नहीं, बल्कि एक लड़का आया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। शुभ संध्या, आप डडली के चचेरे भाई होंगे। मैं एवन मेसन हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। एवन ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, उसका दिल खुशी से भर गया। आखिरकार उसकी मुलाकात हैरी पॉटर से हो गई। हाँ हेलो, मैं हैरी पॉटर हूँ, आपसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई। हैरी एक पल के लिए झिझका, फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और एवन से हाथ मिलाया। अगर उसका अंदाजा गलत नहीं था, तो दूसरा व्यक्ति शायद उस अमीर बिल्डर का बच्चा था जो आज आया था। हैरी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे उससे बात करनी चाहिए या नहीं। अंकल वर्नन की व्यवस्था के अनुसार उसे अपने कमरे में चुपचाप रहना चाहिए, मानो वह वहां नहीं है। हैरी ने अंकल वर्नन को पूरे 2 हफ्तों से आज रात के खाने की अहमियत के बारे में बात करते सुना था। अगर यह गड़बड़ हो गई, तो वह सोच भी नहीं सकता था कि बाद में उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। दरवाजे के बाहर डडली एवन नाम के लड़के को जल्दी से जाने के लिए कह रहा था। हालांकि उसे बुरा लग रहा था, हैरी को मानना पड़ा कि इस गर्मी में डडली से उसकी सहमति सिर्फ इसी बात पर थी, खासकर तब जब उसके बगल वाली अलमारी में एक घरेलू योगिनी थी जिसे मुगलों को नहीं देखना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे एवन ने डडली की बात अनसुनी कर दी हो।
उसका ध्यान पूरी तरह खिड़की के पास रखे पिंजरे पर था, जिसमें एक सफेद उल्लू था। एक शुद्ध सफेद उल्लू, ये सचमुच शानदार है। एवन ने मुड़कर हैरी से पूछा, इसका नाम क्या है? हेडविग, वह मेरी पालतू है। हैरी ने चुपचाप आंशिक रूप से खुले अलमारी के दरवाजे को बंद कर दिया। मुझे भी ऐसा ही एक पालतू जानवर चाहिए, लेकिन मेरी माँ को पक्षियों से एलर्जी है। एवन ने पीछे मुड़कर हेडविग की तरफ देखा। क्या मैं उसे खाना खिला सकता हूँ? कोई बात नहीं, पर मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। हैरी ने आह भरी। अंकल वर्नन उसे हेडविग को शिकार पर जाने नहीं देंगे। दरअसल हैरी पूरी गर्मियों में उसे खिलाने के लिए अपने खाने का एक हिस्सा बचाकर रखता था। वह क्या खाती है? मैंने नीचे रसोई में बहुत कुछ देखा है। एवन, माँ हमें खाने पर बुला रही हैं। एवन अपनी बात पूरी कर पाता, इससे पहले ही डडली ने उसे बीच में ही रोक दिया, जो अंततः हैरी के कमरे में घुसने और एवन को बचाने का साहस जुटाता हुआ प्रतीत हुआ। ठीक है, मैं रात के खाने के बाद वापस आ सकता हूँ। एवन डुडले के साथ 2 कदम चला, फिर जब उसने देखा कि हैरी हिलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो उसने कुछ अजीब तरीके से पूछा, हैरी, क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो? मैं नहीं जा रहा, मैंने पहले ही खाना खा लिया है। हैरी का पेट खाली था, लेकिन उसे यकीन था कि चाची पेट्यूनिया उसे खाने की मेज पर देखकर खुश नहीं होंगी। चलो, अगर तुमने खाना खा भी लिया है, तो कुछ मिठाई तो ले ही सकते हो। एवन पास आया और हैरी का हाथ खींचते हुए बोला, तो फिर हम साथ मिलकर हेडविग को खिलाने के लिए कुछ सामान ऊपर ला सकते हैं। वो बहुत भूखी लग रही है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, वह हमारे साथ खाना खाने नहीं आ सकता। डडली ने तुरंत एवन को रोका। क्यों, क्या वह तुम्हारा चचेरा भाई नहीं है? हाँ, लेकिन डडली को एवन को समझाने के लिए शब्द खोजने में कठिनाई हुई। वह हमसे अलग है, वह एक अजीब व्यक्ति है। अरे, एवन ने भौहें चढ़ाईं। उसने देखा कि उसके बगल में बैठा हैरी भी बहुत बेचैन था, बार बार खुलते अलमारी के दरवाजे को बंद करना भूल गया था। अगले ही पल अलमारी से एक छोटा सा हरा जीव उछलकर बाहर आया। उसके 2 बड़े चमगादड़ जैसे कान और टेनिस बॉल जितनी बड़ी उभरी हुई हरी आंखें थीं। डोबी नामक घरेलू योगिनी को देखकर एवन ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि वह कौन है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि घरेलू योगिनी इतनी बदसूरत होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉबी के सामने महान हैरी पॉटर का अपमान करने की? डॉबी अलमारी से बाहर निकलते ही जोर से चिल्लाया। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली डडली की ओर गुस्से से तान दी, जो स्तब्ध खड़ा था। अचानक एक हल्के हरे रंग की चमक, पटाखे जैसी आवाज, एक चीख, और फिर डडली ने अपने मोटे नितंबों को दोनों हाथों से पकड़ लिया, दर्द से उछलने और चीखने लगा। जब वह पलटा, तो एवन ने देखा कि उसकी पतलून में एक छेद से एक सूअर की मुड़ी हुई पूंछ बाहर निकली हुई थी। बेचारे डडली को पिछले साल हैग्रिड द्वारा सूअर की पूंछ दिखाए जाने के बाद इस साल भी उसका यही हश्र हुआ। 3 अध्याय मेरे घर आओ। माँ, डुडले ने अपनी पीठ पकड़ ली और लड़खड़ाते हुए नीचे की ओर गिरने लगा। डॉबी अपनी उत्कृष्ट कृति से बहुत प्रसन्न लग रहा था। उसने हैरी को प्रणाम किया। हैरी पॉटर को यही रहना होगा। वह इस साल हॉगवर्ट्स नहीं लौट सकता। मुझे माफ करना, महोदय, डॉबी के पास और कोई चारा नहीं है, ये सब। जैसे ही डॉबी ने बोलना समाप्त किया, एक धमाके के साथ उसका शरीर धीरे धीरे हवा में गायब हो गया, जिससे कमरे में बैठे दोनों लड़के स्तब्ध रह गए। माफ करना, मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हें डरा नहीं दिया होगा। हैरी ने आह भरी। अभी क्या हुआ था? इवान ने उत्सुकता से पूछा। डॉबी, घर का एल्फ, हैरी ने उदास होकर समझाया। मैं खत्म हो गया। डडली के पास फिर से सूअर की पूंछ है। अंकल वर्नन मुझे मार डालेंगे। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी गवाही दे सकता हूँ। इसका कोई फायदा नहीं है, वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे। हैरी दीवार के सहारे झुक गया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। वास्तव में उनका अनुमान पूरी तरह सही था। कुछ सेकंड बाद वर्नोन डर्सली दौड़ता हुआ आया, हौंफ रहा था, उसका चेहरा विकृत था और उसकी छोटी आंखों में एक शैतानी चमक थी, जो इवान की उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी। यार, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दे दी थी। डडली पर ये सब इस्तेमाल करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वर्नन डर्सली हैरी पर गरजा। मैंने नहीं किया, ये 2 था। हैरी ने कमजोर ढंग से अपना बचाव किया। इसे पढ़ो। उसने हाथ में चिट्ठी लहराई और उसे जोर से हैरी की तरफ धकेल दिया। लो, पढ़ो। पीले पड़े हैरी को देखते हुए इवान उत्सुकता से झुका और पत्र देखा, जिसमें लिखा था, श्री पॉटर, हमें एक रिपोर्ट मिली है कि आज शाम 8:20 पर आपने अपने निवास पर एक ट्रांसफिग्रेशन चार्म का उपयोग किया था। जैसा कि आप जानते हैं, नाबालिग जादूगरों को स्कूल के बाहर जादू करने की अनुमति नहीं है। आगे ऐसा कोई भी व्यवहार आपको इस स्कूल से निष्कासित कर सकता है। अल्पवयस्क जादूगरी पर उचित प्रतिबंध लगाने का आदेश 1875 अनुच्छेद 3। कृपया ये भी याद रखें कि अंतर्राष्ट्रीय गोपनीयता अधिनियम के अनुच्छेद 13 के अनुसार कोई भी जादुई गतिविधि जो गैर जादुई व्यक्तियों मुगलों का ध्यान आकर्षित करती है, एक गंभीर अपराध है। गर्मियों का आनंद लें। माफल्डा हॉपकिर्क, जादू का अनुचित प्रयोग कार्यालय, जादू मंत्रालय। हैरी ने ऊपर देखा, उसके गले में एक गांठ महसूस हुई। तुमने हमें बताया नहीं कि तुम स्कूल के बाहर जादू नहीं कर सकते। वर्नन डर्सली की आंखें पागलों जैसी चमक से चमक उठी। बताना भूल गया, शायद तुम्हारे दिमाग से निकल गया। वह हैरी पर किसी बड़े बुलडॉग की तरह टूट पड़ा, दांत दिखाते हुए। आह, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, बेटा। मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। तुम उस स्कूल में कभी वापस नहीं जा पाओगे, कभी नहीं। अगर तुम भागने के लिए जादू का इस्तेमाल करोगे, तो तुम्हें निकाल देंगे। मिस्टर डर्सली, आप ऐसा नहीं कर सकते। इवान ने तुरंत उसे रोका। मैं साबित कर सकता हूँ कि जो अभी हुआ है, वह हैरी ने नहीं किया है। बच्चे, तुम समझ नहीं रहे हो। वर्नन डर्सली ने हौंकते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से पागल नहीं हुआ था, क्योंकि उसे अभी भी याद था कि इवान कौन था।
मुझे लगता है मैंने सब कुछ देख लिया। अभी जो हुआ वो किसी घरेलू योगिनी का किया धरा है। इवान ने ऊपर देखा तो दरवाजे पर सब खड़े थे। उसके माता पिता उसे चिंतित नजरों से देख रहे थे और मिसेज डर्सली धीरे धीरे सिसक रही थी और डडली उनकी बाहों में अपनी पीठ पकड़े जोर जोर से रो रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्नन डर्सली बुदबुदाया। उसकी बात अनसुनी करते हुए इवान अपने माता पिता के पास गया और उनसे फुसफुसाकर बात की। हैरी वहां दुखी होकर खड़ा था और अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। वह जानता था कि अंकल वर्नन बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे थे। अब डर्सली परिवार जानता था कि वह स्कूल के बाहर जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसने अपना एकमात्र हथियार खो दिया था। अगर वह यहाँ फंस गया और स्कूल शुरू होने से चूक गया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जा सकता था। अगर वह भागने के लिए जादू का इस्तेमाल करता तो उसे भी निष्कासन का सामना करना पड़ता। रॉन और हरमियोन उसे बचाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन अब डॉबी नामक घरेलू योगिनी ने सारा संपर्क तोड़ दिया था और किसी को भी उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं चलेगा। डॉबी ने उसे हॉगवर्ट्स में एक भयानक आपदा से तो बचा लिया होगा, लेकिन उसने अपनी जिंदगी की एकमात्र खुशी खो दी थी। और हैरी को यकीन नहीं था कि डर्सली उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। हो सकता है कि वह यहाँ भूख से मर जाए जब तक कि इवान नाम का लड़का उसकी मदद न कर सके। हैरी के मन में आशा की एक किरण जगी। उसने देखा कि इवान अपने माता पिता से बात कर रहा है, मानो अपनी जेब से कोई चिट्ठी निकाल रहा हो। एक पल डडली की ओर इशारा कर रहा हो तो अगले ही पल खुद की ओर। मेसन्स के चेहरे पर पहले तो गहरा आश्चर्य झलक रहा था, फिर लगा जैसे उन्हें अपने बेटे की बात पर यकीन हो गया हो। वे अंकल वर्नन और आंटी पेटुनिया के साथ इकट्ठा हुए और धीमी आवाज में बातें करने लगे। माहौल अचानक थोड़ा अजीब सा हो गया। डडली ने धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। उसका भरा भरा शरीर आगे झुककर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। हैरी भी यही चाहता था। तभी उसने देखा कि इवान पलटकर उसे एक आश्वस्त मुस्कान दे रहा है। समय बीतता गया। लगभग आधे घंटे तक चली गर्मागर्म बहस के बाद आखिरकार चारों वयस्क एक समझौते पर पहुंचे। बेटे, कुछ मत पूछो, अब नीचे जाओ, अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। वर्नन डर्सली के माथे पर नसें उभर आई और वह हैरी पर गरजा। क्या? हैरी को लगा कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। अंकल वर्नन उसे घर से बाहर जाने को कह रहे थे और आंटी पेटुनिया, जो कुछ ही दूरी पर थी, अपने होंठ भींचे रही और हैरानी की बात है कि उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। हे भगवान, यदि हैरी को यह निश्चित न होता कि मेसन मुगल हैं, तो वह सोचता कि उन्होंने डर्सलीज पर शक्तिशाली कन्फर्स जादू कर दिया है। आओ, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इवान ने चुपके से हैरी को खींचा। तुमने अभी क्या कहा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हैरी ने इवान के चेहरे पर मुस्कान देखकर आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाकी गर्मी की छुट्टियों में अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। क्या ये सच है? हैरी की आवाज अचानक तेज हुई, फिर धीमी हो गई। मेरे चाचा चाची नहीं मानेंगे। मैं कहीं नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि वो मुझे बंद करके रखेंगे। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने अभी अभी अपने चाचा की बात सुनी। इवान ने आंख मारी। मेरे पिताजी ने मिस्टर डर्सली को ड्रिलिंग रिग का एक बड़ा ऑर्डर देने का वादा किया था, इसलिए तुम्हारी चाची और चाचा गर्मियों के अंत तक तुम्हारे मेरे घर रहने के लिए बहुत खुश हैं। हे भगवान, शुक्रिया, इवान। हैरी को घटनाओं के इतने बड़े मोड़ की उम्मीद नहीं थी। जब तक मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। लेकिन तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? हम तो अभी अभी मिले हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तुम्हारे सीनियर होने के नाते मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने प्यारे जूनियर से हॉगवर्ट्स के बारे में बात करने में कोई आपत्ति होगी। हैरी के हैरान चेहरे को देखकर इवान ने जेब से चिट्ठी निकाली, उसे हिलाया और आगे बोला, और हाँ, मैं हेडविग को भी कुछ देर के लिए उधार लेना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मेरे पास स्कूल को जवाब देने के लिए अपना कोई उल्लू नहीं है। इवान, तुम हॉगवर्ट्स में नए छात्र हो। कमाल है। हैरी बहुत खुश हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना भाग्यशाली होगा। उसे लगा जैसे आज उसका भाग्यशाली दिन है। एक तो डडली बदकिस्मत था और उसे कोई सजा नहीं भुगतनी पड़ी। वह डर्सली परिवार से 1 महीने से भी पहले बच निकला। सबसे बड़ी बात, उसे एक नया सहपाठी मिल गया था। जल्दी करो, अगर तुम यहीं रुकना और डर्सलीज को अलविदा कहना नहीं चाहते। 4 अध्याय, डायगन गली की ओर। और इस तरह हैरी पॉटर इवान के घर में रहने आ गया। डर्सलीज की तुलना में ये जगह स्वर्ग जैसी थी। मेसन दंपत्ति ने झट से मान लिया कि उनका बेटा जादूगर है, मानो इसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। इसके अलावा वे हैरी के प्रति भी बहुत दयालु थे। हर खाने पर मिसेस मेसन हैरी के पसंदीदा व्यंजन बनाती और उसे कई बार चावल परोसती। यहाँ वह बेफिक्री से अपना गर्मियों का होमवर्क कर सकता था और अपने खाली समय में इवान के साथ नए वीडियो गेम खेल सकता था या उसे हॉगवर्ट्स के बारे में बता सकता था। हैरी को यह एहसास बहुत अच्छा लगता था। वह जादुई दुनिया के बारे में किसी से भी बात कर सकता था, बिना इस बात की चिंता किए कि लोग उसके घाव को बेवकूफी भरी निगाहों से देख रहे हैं। दरअसल इवान भी हैरी को बहुत पसंद करता था। पिछले सप्ताह में उन्होंने हैरी की प्रथम वर्ष की जादू की पाठ्य पुस्तकों को पलटा था और हैरी के परिचय के साथ प्रत्येक विषय के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली थी। ये स्पष्ट था कि हैरी को पोशंस क्लास और पोशंस शिक्षक प्रोफेसर स्नैप के प्रति गहरा पूर्वाग्रह था, लेकिन उसने डार्क आर्ट्स के खिलाफ रक्षा में काफी प्रतिभा दिखाई। इसके अलावा इवान ने हैरी को हॉगवर्ट्स कैसल, गुप्त मार्ग और भूत, ग्रेट हॉल में दावतें, ग्रिफिंडर कॉमन रूम, शयनगृह में 4 पोस्ट बिस्तर, साथ ही गेमकीपर हैग्रिड, उसके दोस्त रॉन और हरमाइन और जादूगरों की दुनिया में सबसे लोकप्रिय खेल क्विडिच के बारे में भी बताते हुए सुना। इवान, तुम्हें ग्रिफिंडर आना चाहिए। ये हॉगवर्ट्स का सबसे अच्छा घर है। डंबलडोर ने स्वयं वहीं से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। एक सप्ताह बाद नाश्ते की मेज पर हैरी ने इवान से कहा, ठीक है, तुम्हारा वर्णन सुनने के बाद मुझे भी लगता है कि स्लीथेरिन बहुत बुरा है और मेरे माता पिता तो मुगल हैं, शायद वे मुझे वहां जाने ही न दें।
इवान थोड़ा रुका, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं ग्रिफिंडर में जा पाऊंगा या नहीं। पता है, मुझे कुछ नहीं पता, शायद मुझे हफलपफ में जगह मिल जाए। चिंता मत करो, नए जादूगरों का कौशल स्तर लगभग एक जैसा ही होता है। हरमाइन के अलावा मैंने आज तक किसी को तुमसे ज्यादा तेजी से सीखते नहीं देखा। हैरी की बात सच थी। जब इवान को पता चला कि पोशंस टीचर प्रोफेसर स्नैप अक्सर कक्षा में छात्रों के लिए चीजें मुश्किल बना देते हैं, तो उसने एक हफ्ते तक मैजिकल ड्राफ्ट्स एंड पोशंस का लगभग आधा हिस्सा याद कर लिया। ये वाकई अविश्वसनीय था। ये किताब OWL साधारण जादूगरी स्तर की परीक्षाओं में पोषण के लिए एकमात्र निर्दिष्ट पाठ्य पुस्तक थी। अब जब हैरी अपना पोषण का होमवर्क कर रहा होता, तो वह अक्सर रुककर इवान की राय पूछता। जैसे ही हैरी कुछ और कहने वाला था, दो उल्लू एक के बाद एक इवान की बालकनी पर उड़ाए। पीछे वाला हेडविग था और सामने वाला एक ऐसा उल्लू था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, जिसके भूरे पंख बहुत सुंदर थे। इवान ने हंसते हुए कहा, अगर मेरी माँ ने उन्हें देख लिया तो वह निश्चित रूप से बेहोश हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि मिसेज मेसन उन्हें नहीं देखेंगी। उनके साथ बिताए समय के दौरान हैरी को पता चल गया था कि मिसेज मेसन को पक्षियों से बहुत ज्यादा डर लगता है, इतना ज्यादा कि उसे हेडविग को अपने दोस्त रॉन के घर पर रखना पड़ा। इवान, क्या तुम मेरे लिए हेडविग की देखभाल कर सकते हो? हैरी दूसरे भूरे उल्लू की ओर मुड़ा। ये स्कूल का उल्लू है। ये दूसरे साल की किताबों की सूची लाया है। इवान ने हेडविग को कुछ खिलाया, उसके बाद वह हैरी के साथ पढ़ने के लिए झुक गया। दूसरे वर्ष के छात्रों को ये किताबें पढ़नी थी। मिरेंडा गोशा की स्टैंडर्ड बुक ऑफ स्पेल्स, ग्रेड 2, गिलरॉय लॉकहार्ट की ब्रेक विद अ बेंशी, गिलरॉय लॉकहार्ट की गेटिंग विद गोल्स, गिलरॉय लॉकहार्ट की हॉलिडेज विद हेग्स, गिलरॉय लॉकहार्ट की ट्रैवल्स विद ट्रोल्स, गिलरॉय लॉकहार्ट की वॉयेज विद वैम्पायर्स, गिलरॉय लॉकहार्ट की वंडरिंग्स विद वेयरवुल्व्स और ईयर विद द यति। ये सभी पाठ्यपुस्तकें डार्क आर्ट्स के विरुद्ध रक्षा के लिए आवश्यक हैं। प्रथम वर्ष की पुस्तक सूची की तरह मुझे यकीन है कि नया शिक्षक भी लॉकहार्ट का प्रशंसक होगा। उम्मीद है यह कोई विश्वसनीय व्यक्ति होगा। ये किताबें जादू की पाठ्य पुस्तकों की बजाय उपन्यासों जैसी ज्यादा लगती हैं। हैरी को क्विरेल और पिछले साल का रोमांच याद आ गया। कैसे उस आदमी ने वोल्डेमॉर्ट को अपने सिर के पिछले हिस्से पर चिपका दिया था। खुशकिस्मती से आखिरकार वह उसकी साजिश नाकाम करने में कामयाब रहा। कहा जाता था कि डार्क आर्ट्स के खिलाफ रक्षा दल को वोल्डेमॉर्ट का श्राप था और कोई भी 1 साल से ज्यादा नहीं टिक सकता था। चलो कुछ खुशी की बात सोचते हैं। देखते हैं हेडविग के पत्र में क्या लिखा है। ये रॉन का जवाब है। आखिरकार हैरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह और हरमियोन अगले बुधवार को डायगोनली जा रहे हैं पाठ्यपुस्तकें खरीदने, और वह पूछ रहा है कि क्या हम उस दिन उनके साथ चलना चाहेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इवान लंबे समय से डायगोनली जाकर उसे खुद देखने के लिए उत्सुक था। हैरी की हिचकिचाहट देखकर उसने थोड़े अजीब अंदाज में पूछा, उसने चिट्ठी में और क्या लिखा था? रॉन ने पूछा था कि क्या मैं कुछ समय के लिए उसके घर पर रुकना चाहूंगा। हैरी ने थोड़ा अजीब अंदाज में कहा, और इवान के परिवार की भावनाओं को साफ तौर पर समझ रहा था। चिट्ठी में ये भी लिखा था कि अगर तुम जाने को तैयार हो। सच में, ये तो कमाल है। मैं हमेशा से किसी जादूगर का घर देखना चाहता था। इवान ने हाथ हिलाया। मेरी माँ की चिंता मत करो, मैं उन्हें मना लूंगा। समय उड़ता गया और जल्द ही अगला बुधवार आ गया। हैरी और इवान को मिसेस मेसन ने जल्दी जगा दिया। उन्होंने अपना सामान पैक किया, जल्दी से नाश्ता किया और फिर मिस्टर मेसन उन्हें लीकी कॉल्ड्रॉन ले गए। यही है। हैरी ने एक गंदे सनकरे पब की ओर इशारा किया। यही लीकी कॉल्ड्रॉन है, डायगन गली का प्रवेश द्वार। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस शहर में ऐसी कोई जगह होगी। ये पिछली सदी की किसी इमारत जैसी लग रही है, श्रीमती मेसन ने आश्चर्य से कहा। हैरी स्टिप्स के बाद उनकी नजर एक बड़े बुक स्टोर और एक रिकॉर्ड स्टोर के बीच बसे उस छोटे से पब पर पड़ी। माँ, लीकी कॉल्ड्रॉन एक बहुत प्रसिद्ध जगह है। यह एक सुरक्षात्मक ताबीज और एक मुगल विकर्षित ताबीज से सुरक्षित है, इसलिए इसे नक्शों पर चिन्हित नहीं किया जा सकता, और अगर मुगलों को इसका पता नहीं पता तो वे इसे देख नहीं सकते। इवान ने मैजिकल थ्योरी किताब में पढ़ी हुई बातें याद करने की कोशिश की। ठीक है, मेरे प्यारे छोटे जादूगरों, मुझे लगता है कि सड़क पर खड़े होकर किसी गंदे पब के बारे में बात करना बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं है। मिस्टर मेसन ने इवान को आगे बोलने से रोका और उसे और हैरी को दुकान के अंदर धकेल दिया। एक प्रसिद्ध स्थान होने के बावजूद ये स्थान अत्यंत अंधकार में और गंदा था। मोमबत्ती की धुंधली रोशनी में इवान ने कई अजीबोगरीब कपड़े पहने मध्ययुगीन चुड़ैलों जैसी एक कोने में बैठी छोटे छोटे प्यालों में शेरी की चुस्कियां लेती हुई देखी। बार में पट्टियों में लिपटा एक धूर्त व्यक्ति बैठा था, जिसके सामने कच्चे कलेजे की एक छोटी सी थाली रखी थी। आपका स्वागत है, मिस्टर पॉटर। पब का मालिक, एक बहुत ही कुबड़ा बूढ़ा आदमी, चुपचाप उनके सामने आया। नमस्ते। सिर्फ मेसन ही नहीं, बल्कि खुद हैरी भी थोड़ा संकोची लग रहा था। पिछली बार जब वह यहाँ आया था, तो हैग्रिड उसे अंदर ले गया था। जल्द ही उन्होंने एक और परिवार को देखा, जो उनके जैसा ही था और जो यहाँ पर बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं लग रहा था। हैरी, हरमाइन ग्रेंजर बार के दूसरी तरफ से दौड़कर उनका स्वागत करने आई। उसके ठीक पीछे मिस्टर और मिसेज ग्रेंजर बहुत ही अस्वाभाविक भाव भंगिमाओं के साथ खड़े थे। हैरी, मैंने सुना था कि तुम आ जा रहे हो, इसलिए मैं यहाँ जल्दी इंतजार कर रहा था। शुक्र है, तुम ठीक लग रहे हो। रॉन ने बताया था कि जादू मंत्रालय ने तुम्हें ट्रांसफिग्रेशन मंत्र इस्तेमाल करने के लिए पकड़ा था, और मैं बहुत चिंतित था। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया होगा। शुक्रिया हरमाइन, मैं ठीक हूँ। हैरी मुस्कुराया और बगल में बैठे इवान की ओर इशारा किया। यह इवान मेसन है, इस साल का नया छात्र। इस गर्मी में उसकी मदद की बदौलत मैं डर्सली परिवार से बच निकला। इवान, ये हरमाइन ग्रेंजर है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें कुछ देर पहले बताया था। अपने सामने घने घने भूरे बालों वाली लड़की को देखकर इवान समझ गया। बेशक वह उसे जानता था, वह गोल्डन ट्रायो का दिमाग थी, सचमुच मिस नो इट ऑल।
आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस ग्रेंजर। इवान ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। हैरी ने बताया कि आप अपने साल की अंतिम परीक्षा में प्रथम आई थी। ये वाकई प्रभावशाली है। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चालाकी और रटंत विद्या है। हरमाइन का छोटा सा चेहरा शायद ही कभी लाल होता, पर उस समय लाल हो गया था। उसने इवान से हाथ मिलाया और आगे कहा, तुम मुझे हरमाइन कह सकते हो। हाँ, क्या मैं आपसे तुम्हें इवान कह सकती हूँ? कोई बात नहीं, हरमाइन। दरअसल मैं हाल ही में हैरी की पाठ्य पुस्तकें देख रहा हूँ और मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हैरी सिरदर्द के साथ सुन रहा था क्योंकि उनकी बातचीत धीरे धीरे पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु पर आ गई थी। खुशकिस्मती से यह ज्यादा देर तक नहीं चली और रॉन के आ जाने से उसकी जान बच गई। हरे रंग की आग की चमक के साथ वीसली परिवार चिमनी से बाहर आया। 5 अध्याय 5 वीसली। ये कहना होगा कि वीसली एक बहुत ही सहज समूह के लोग हैं। मिस्टर वीसली को मुगलों से निपटने का व्यापक अनुभव था और इवान और हरमियोन द्वारा उनसे परिचय कराने के बाद उन्होंने दोनों माता पिता की बेचैनी को दूर करने में बेहतरीन काम किया। मुगल वस्तुओं के प्रति अपने जुनून और कभी कभार चौंकने की प्रवृत्ति को छोड़कर वे मूल रूप से बेदाग थे। जहां तक मिसेज वीसली की बात है, चिमनी से बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहले बच्चों को गले लगाया, इवान को भी नहीं छोड़ा और हैरी से भी ज्यादा देर तक। उन्होंने हैरी की मदद करने के लिए इवान का बार बार शुक्रिया अदा किया, जिससे हैरी थोड़ा शर्मिंदा हुआ। जहां तक वीसली बच्चों की बात है, बड़े पसी ने इवान और हरमियोन का बेहद औपचारिक शिष्टाचार के साथ स्वागत किया। उनके सधे हुए व्यवहार ने इवान को कुछ रईसों की याद दिला दी। आदर्श पसी के पीछे फ्रेड और जॉर्ज थे, जो जुड़वा बच्चों की एक बेहद दिलचस्प जोड़ी थी। उन्हें नापसंद करना मुश्किल था, सिवाय कभी कभार आने वाले शरारती विचारों के। रॉन, जो हैरी से तुरंत घुल मिल गया था और हैरी का सबसे अच्छा दोस्त था, उसके चेहरे पर झाइयां थी और वह थोड़ा अनाड़ी लग रहा था। उसने जोर से कहा कि उसने एक हफ्ते पहले हैरी को बचाने के लिए उड़ने वाली कार चलाने की योजना बनाई थी, जिससे पास खड़ी हरमाइन बहुत नाराज हो गई। ओह, और गिन्नी भी थी, जो मिसेज वीसली के पास ही रहती थी। वह इवान की ही उम्र की थी, लाल बालों वाली एक खूबसूरत छोटी बच्ची। हालांकि वह बहुत शर्मीली थी और कुछ नहीं बोली, बस लाल चेहरे से हैरी को घूरती रही। संक्षिप्त परिचय के बाद समूह पैसे निकालने के लिए ग्रिंगोट्स विजार्डिंग बैंक जाने के लिए तैयार हो गया। इवान ने पहली बार गॉब्लिन देखे थे। वे घरेलू कल्पित बौनों से ज्यादा सुंदर तो नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में कभी कभार चमकने वाली चतुर और चालाक चमक से इवान को एहसास हुआ कि वे घरेलू कल्पित बौनों से बिल्कुल अलग प्राणी हैं। वे सफेद पत्थर की लंबी सीढ़ियों से नीचे उतरकर एक ऊंचे संगमरमर के हॉल में पहुंचे। अंदर एक लंबे काउंटर के पीछे ऊंची कुर्सियों पर लगभग 100 भूत बैठे थे। कुछ पीतल के तराजू पर सिक्के तौल रहे थे, कुछ लोग नेट से रत्नों की जांच कर रहे थे और जल्दी जल्दी बड़े बड़े बही खातों में प्रविष्टियां दर्ज कर रहे थे। हॉल में अलग अलग जगहों पर जाने वाले अनगिनत दरवाजे थे और कई भूत इन दरवाजों से लोगों को अंदर बाहर आने जाने का रास्ता दिखा रहे थे। हैरी और वीसली ग्रिफुक नामक एक भूत के नेतृत्व में पैसे निकालने के लिए अपनी तिजोरी में जा रहे थे, जबकि इवान और हरमियोन को मुख्य हॉल में अपने पाउंड को जादूगर मुद्रा में बदलने की आवश्यकता थी। ग्रेंजर्स ने 10 पाउंड का आदान प्रदान किया और इवान के बहुत अनुरोध करने के बाद मिस्टर मेसन ने उसके लिए गैलियन का एक बड़ा बैग बदल दिया। ये राशि स्कूल की खरीदारी सूची में सूचीबद्ध वस्तुओं के कुल मूल्य से कहीं अधिक थी। लगभग 15 मिनट बाद हैरी और वीसली भूमिगत तहखानों से बाहर निकले। ग्रिंगोट्स के बाहर संगमरमर की सीढ़ियों पर समूह अलग हो गया। पसी ने नई कलम खरीदने की बात बुदबुदाई। फ्रेड और जॉर्ज ने अपने हॉगवर्ट्स दोस्त ली जॉर्डन को देखा और मिस्टर वीसली ने मेसन और ग्रेंजर्स को लीकी कॉल्ड्रॉन में एक ड्रिंक पर ले जाने की जिद की। इवान ने हैरी की तरफ देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वह रॉन और हरमियोन से अकेले में बात करना चाहता हो। कुछ देर सोचने के बाद इवान ने मिसेज वीसली और गिन्नी के साथ स्कूल के कपड़े और छड़ी खरीदने जाने का फैसला किया। अपनी पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए 1 घंटे में फ्लोरिश और ब्लॉट्स में मिलो, श्रीमती वीसली ने निर्देश दिया। फिर वे गिन्नी और इवान के साथ चल पड़ी। और नॉक्टन गली में मत जाना, वह पीछे हटते हुए जुड़वा बच्चों की आकृति को देखकर चिल्लाई। श्रीमती वीसली, हम छड़ी कहाँ से खरीदें? आप जानती हैं कि मैं डायगनली में पहली बार आया हूँ, इवान ने थोड़ा घबराते हुए कहा। यार, हम ओलिवेंडर्स जा रहे हैं। तुम्हें और गिन्नी दोनों को नई छड़ियों की जरूरत है। मिसेज वीसली इवान की ओर मुड़ी और मुस्कुराई। लेकिन हमें जल्दी करनी होगी, अभी बहुत कुछ खरीदना बाकी है और गिल्डरॉय लॉकहार्ट की नई किताब पर हस्ताक्षर आज हैं, हम देर नहीं कर सकते। गिल्डरॉय लॉकहार्ट, इवान ने भौहें चढ़ाईं। मैंने स्कूल की सूची में उसकी किताबें देखी। मुझे आश्चर्य है कि डार्क आर्ट्स के खिलाफ नए रक्षा प्रोफेसर क्या सोच रहे होंगे, वे किताबें सस्ती नहीं हैं। हाँ, शायद तुम्हारे नए टीचर लॉकहार्ट के प्रशंसक हैं, आखिरकार वो इतने कमाल के हैं, लेकिन लॉकहार्ट की किताबों के 5 सेट एक साथ खरीदना वाकई बहुत ज्यादा है। मिसेज वीसली थोड़ी चिंतित दिखी। माफ करना गिन्नी, मुझे लगता है कि इस साल तुम्हें बहुत सी चीजें सेकंड हैंड खरीदनी पड़ेंगी। कोई बात नहीं, मम्मी। गिन्नी को ये बात बहुत पहले से पता थी और वह ज्यादा परेशान भी नहीं दिख रही थी। उसने इवान को आंख मारी और फुसफुसाते हुए कहा, मेरी मम्मी लॉकहार्ट की दीवानी है, वह उससे बहुत प्यार करती हैं। बकवास मत करो, गिन्नी। मिसेज वीसली का चेहरा लाल हो गया। कभी कभी आपको मानना पड़ेगा कि उनके जैसा अद्भुत जादूगर वाकई बहुत आकर्षक होता है। अधेड़ उम्र की औरतों के लिए तो एक खास तौर पर आकर्षक है। इवान ने अपने माथे को हाथ से ढांकते हुए सोचा। उस बड़े धोखेबाज लॉकहार्ट के बारे में उसकी कोई अच्छी भावनाएं नहीं थी। वह जानता था कि देर सवेर उसकी पोल खुल ही जाएगी और वह इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। वास्तव में उसे सबसे अधिक आश्चर्य गिन्नी ने दिया। वह बच्ची अब उतनी शर्मीली नहीं रही जितनी पहली बार मिलने पर थी। जैसे ही हैरी आसपास नहीं था, वह तुरंत अपनी सामान्य अवस्था में लौट आई, एक बहुत ही बातूनी और जिंदादिल बच्ची। रास्ते में उसने इवान को अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ बताया।
ये स्पष्ट था कि रॉन के विपरीत गिन्नी को अपने भाइयों की पुरानी वस्तुओं का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं थी, सिवाय एक बात के, उसे पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म का उपयोग करना पड़ता था, जिससे वह बहुत परेशान हो जाती थी। तीनों एक छोटी सी जीर्ण शीर्ण दुकान पर पहुंचकर बातें करने लगे। दरवाजे पर लिखा सुनहरा अक्षर उखड़ रहा था, जिस पर लिखा था ओलिवेंडर्स 382 बीसी से बढ़िया छड़ियों के निर्माता। धूल भरी प्रदर्शन खिड़की में एक छड़ी एक फीके बैंगनी कुशन पर रखी हुई थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, दुकान के पीछे कहीं से एक हल्की सी झंझनाहट की आवाज आई। इवान ने इधर उधर देखा, दुकान बहुत छोटी थी, काउंटर के सामने एक लंबी बेंच के अलावा कुछ नहीं था। कुछ ही दूरी पर हजारों संकीर्ण बक्से रखे हुए थे जो लगभग छत तक ऊंचे थे। अंदर तरह तरह की छड़ियां थीं। न जाने क्यों इवान को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। यहाँ की धूल और सन्नाटे में मानो रहस्यमयी जादू छिपा हो। मिसेज वीसली उन्हें इंतजार करने के लिए बेंच पर बैठाने लगी। कुछ ही देर में दुकान के अंदर से एक धीमी आवाज आई। 8 हाउस 3:46 PM ओट 6 अध्याय 6 इरविंग की छड़ी। सुप्रभात। एक बूढ़ा आदमी जिसकी पुतलियों का रंग बहुत हल्का था, उनके सामने खड़ा था। आपसे मिलकर खुशी हुई, सुश्री मॉली प्रीवेट। ये वाकई बहुत सुंदर है। 12 इंच लंबी, चेरी की लकड़ी जैसी, काफी शक्तिशाली, ये जादू करने के लिए एक अच्छी छड़ी है। हाँ, मिस्टर ओलिवेंडर, मुझे ये छड़ी बहुत पसंद है। मिसेस वीसली जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए खड़ी हो गई। ये लड़का इवान मेसन है और यह मेरी बेटी गिन्नी वीसली है। वे दोनों इस साल हॉगवर्ट्स में नए छात्र हैं और उन्हें नई छड़ियां खरीदनी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ओलिवेंडर की नजर पास खड़े गिन्नी और इवान पर पड़ी। जादूगरों को जादू करने के लिए छड़ी की जरूरत होती है, लेकिन याद रखना, छड़ी ही जादूगर को चुनती है। इवान ने गला साफ किया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। ठीक है, मुझे देखने दो, ओलिवेंडर बिना रुके बोला। उसने अपने गाउन से एक लंबा चांदी के निशान वाला नापने का टेप निकाला और गिन्नी के पास गया। पहले महिलाएं, मिस वीसली, आप अपनी छड़ी किस हाथ से चलाती हैं? मुझे लगता है मेरा दाहिना हाथ, गिन्नी ने फुसफुसाते हुए कहा। कृपया अपना हाथ ऊपर उठाएं। ओलिवेंडर ने गिन्नी का नाप लिया, पहले कंधे से उंगलियों तक, फिर कलाई से कोहनी तक, कंधे से फर्श तक, घुटने से बगल तक और अंत में उसके सिर की परिधि तक। नापते हुए उन्होंने गिन्नी और इवान को समझाया, हर ओलिवेंडर छड़ी में असाधारण जादुई तत्व होता है, जो उसका सार है। हम आमतौर पर गेंडे के बाल, फीनिक्स की पूंछ के पंख और ड्रैगन के दिल के तार इस्तेमाल करते हैं। हर ओलिवेंडर छड़ी अनोखी होती है, क्योंकि कोई भी दो गेंडे, ड्रैगन या फीनिक्स बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। बेशक, अगर आप किसी दूसरे जादूगर के लिए बनी छड़ी का इस्तेमाल करेंगे, तो वह कभी भी उतनी कारगर नहीं होगी। हमेशा याद रखें, छड़ी जादूगर को चुनती है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वह घनी अलमारियों में गायब हो गया। इवान राहत की सांस भी ले पाता, उससे पहले ही उसने ओलिवेंडर को एक बक्सा लेकर बाहर आते देखा। निस्संदेह, वीसली परिवार को यूनिकॉर्न बहुत पसंद है, इसमें कोई शक नहीं, ओलिवेंडर ने धीरे से कहा। इसे आजमाओ। 14 इंच लंबा आबनूस यूनिकॉर्न जैसे बाल, थोड़े मुड़े हुए। गिन्नी ने उसे मुश्किल से पकड़ा था कि उसने उसे वापस ले लिया। नहीं, मुझे लगता है कि यह ऐसा होना चाहिए, विलो और यूनिकॉर्न के बालों से बना, 8.5 इंच लंबा, बहुत लचीला। जैसे ही गिन्नी ने इसे लिया, उसके हाथ में पकड़ी हुई छड़ी की नोक से एक लाल रोशनी फूट पड़ी, जो आतिशबाजी की तरह चमक रही थी, और दीवारों पर प्रकाश के नाचते हुए कण दिखाई दे रहे थे। एक अद्भुत संयोजन, मंत्रों के हेरफेर के लिए बहुत उपयुक्त। आपका आकर्षण वर्ग निश्चित रूप से उत्कृष्ट परिणाम देगा। फिर ओलिवेंडर इवान की ओर मुड़ा और धीरे से बोला, श्रीमान मेसन, मुझे लगता है अब आपकी बारी है। गिन्नी की तरह इवान ने भी छड़ी के लिए अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया, और नापने की प्रक्रिया भी वही थी। हालांकि उसकी चयन प्रक्रिया गिन्नी जितनी सरल नहीं थी। इवान ने एक के बाद एक छड़ी का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें पकड़ा, ओलिवेंडर ने उन्हें छीन लिया, जिससे वह थोड़ा मूर्ख लग रहा था। पिछले साल मिस्टर पॉटर की तरह एक समझदार ग्राहक। लेकिन कोई बात नहीं, आपको यहाँ हमेशा अपने लिए सबसे आदर्श, सबसे उत्तम, सबसे उपयुक्त छड़ी मिलेगी। ओलिवेंडर खुश लग रहा था। सोचने दो, ओह, मेरे पास है 14.5 इंच की, बेल की लकड़ी की, जिसमें थेस्ट्रल की पूंछ के बालों का कोर है। यह आखिरी छड़ी थी जो मेरे परदादा ने बनाई थी, और वे अपने जमाने में बहुत मशहूर छड़ी बनाने वाले थे। जैसे ही इवान ने इसे हाथ में लिया, उसकी उंगलियों से एक गर्म धारा निकली, और छड़ी की नोक से एक सफेद चमक निकली, जो पानी की तरह लहरों के रूप में बाहर की ओर फैल रही थी। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। ओलिवेंडर की आवाज और भी धीमी हो गई। मुझे थेस्ट्रल की पूंछ के बाल इस्तेमाल करना खास पसंद नहीं, लेकिन कहना होगा, मिस्टर मेसन, आप और यह छड़ी वाकई एक अद्भुत मेल है। माफ कीजिए, सर। जब कमरे में सिर्फ वे दोनों ही बचे थे, तो इवान ने धीमी आवाज में पूछा, अभी आपको क्या खास लगा? इवान वास्तव में जिज्ञासु था। उसके हाथ में जो छड़ी थी उसका मूल भाग थेस्ट्रल पूंछ बाल था, जो ओलिवेंडर द्वारा बनाई गई अन्य छड़ियों से भिन्न था। जैसा कि सर्वविदित है, थेस्ट्रल्स को अपशकुन का प्रतीक माना जाता है। ओलिवेंडर ने इवान को अपनी दूधिया सफेद पुतलियों से घूरते हुए कहा, यह एक बहुत ही अजीब पदार्थ है, केवल वही जादूगर इसे नियंत्रित कर सकता है जो मृत्यु को नियंत्रित कर सकता है। ओलिवेंडर की आवाज मानो आसमान से उतरी हो। उसकी व्याख्या सुनकर इवान को अपने हाथ की छड़ी फेंक देने की इच्छा हुई। अजीबोगरीब, मौत, अपशकुन। वह नहीं चाहता था कि स्कूल में दाखिल होते ही उसे डाकलॉर्ड का उत्तराधिकारी माना जाए। मिस्टर मेसन, आपने अभी जो जादू किया है, उसमें बहुत प्रबल सकारात्मक ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो थेस्ट्रल टेल हेयर से बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए मैंने कहा कि यह वाकई अद्भुत है। ओलिवेंडर इवान के चेहरे के पास झुका, उसकी आवाज बस फुसफुसाहट जैसी थी। याद रखें, छड़ी जादूगर को चुनती है, मिस्टर मेसन। इसमें कोई शक नहीं कि आप भविष्य में असाधारण उपलब्धियां हासिल करेंगे। इवान को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी महसूस हुई, मानो उसके सारे राज खुल गए हों।
उसे यकीन था कि उसे यह मिस्टर ओलिवेंडर पसंद नहीं आएगा। छड़ी की दुकान से बाहर निकलने के बाद उसने राहत की गहरी सांस ली। इसके बाद मिसेज वीसली इवान और गिन्नी को मैडम मार्किन के सभी अवसरों के लिए पहने जाने वाले वस्त्रों की ओर ले गईं। हालांकि पहले की तुलना में गिन्नी उदास थी क्योंकि उसे वहां रखे पुराने वस्त्रों में से एक उपयुक्त वर्दी चुननी थी। इवान को यह बेहद क्रूर लगा, खासकर जब उसने दूर से गिन्नी के उदास चेहरे को देखा जबकि मैडम मार्किन उसका नाप ले रही थी। उसे लगा जैसे वह पापी हो गया हो। श्रीमती वीसली, मुझे अपने घर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। प्यारे इवान, तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। तुम और हैरी अच्छे बच्चे हो और आथा और मैं तुम दोनों को अपने घर पाकर बहुत खुश हैं। मिसेज वीसली पास आई, इवान के बालों में हाथ फेरा और खुश दिखी। धन्यवाद, मैं अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में आपको एक उपहार देना चाहता हूँ। इवान ने कुछ अजीब तरीके से कहा, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं गिन्नी के लिए एक नया वस्त्र खरीदना चाहूंगा। नहीं बच्चे, ये बहुत महंगा है। श्रीमती वीसली आश्चर्यचकित दिखी जबकि पास खड़ी गिन्नी ने उत्सुकता से ऊपर देखा। मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। मिसेज वीसली के मना करने के इरादे को भांपते हुए इवान तेजी से बोलता रहा, उसे प्रतिक्रिया देने का कोई मौका नहीं दिया। आप इसे गिन्नी के लिए मेरा क्रिसमस उपहार मान सकती हैं। आखिरकार हम तो पहले से ही दोस्त हैं। 10 मिनट से अधिक समय बाद इवान के लगातार अनुनय, गिन्नी की आशा भरी निगाहों और मैडम मार्किन द्वारा बहुत ही उचित छूट देने की सहमति के बाद श्रीमती वीसली अंततः उपहार स्वीकार करने के लिए सहमत हो गईं। अगले ही पल उसने इवान को कसकर गले लगा लिया। गिन्नी का लाल होता चेहरा और मैडम मार्किन की जानबूझकर मुस्कुराहट देखकर इवान काफी देर तक शर्मिंदा रहा। 7 फ्लोरिश और ब्लॉट्स में विवाद। चूंकि नए वस्त्र बनाने में समय लगेगा, इसलिए श्रीमती वीसली ने इवान और गिन्नी को पहले स्कूल की सूची में अन्य वस्तुएं खरीदने की अनुमति दे दी और फिर फ्लोरिश और ब्लॉट्स में मिलने की अनुमति दे दी। बेशक खरीदारी मुख्य रूप से इवान ही कर रहा था। गिन्नी को अपने बड़े भाई पसी से कई चीजें विरासत में मिल सकती थी, जो इस साल प्रीफेक्ट बन गया था और उसने 12 OWL अर्जित किए थे। इसलिए श्रीमती वीसली ने उसके लिए नई स्कूल सामग्री खरीदी, जिसका मतलब था कि कई चीजें धीरे धीरे खत्म हो गईं। इवान, धन्यवाद, यह अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार है जो मुझे मिला है। गिन्नी ने इवान को धन्यवाद दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी मानो वह हैरी को देख रही हो। नासमझ मत बनो, वो तो बस मिसेज वीसली को राजी करने का एक बहाना था। मैं तुम्हें क्रिसमस पर कुछ और दूंगा। इस साल गिन्नी का क्या होगा, ये सोचते हुए इवान बोला, मुझे लगता है लाल कवर वाली डायरी एक अच्छा विकल्प होगी। ठीक है, ये बुरा विचार नहीं है। मैं बदले में तुम्हें एक काला वाला दे सकता हूँ। यही तो मुझे चाहिए, इवान ने मन ही मन कहा। अगर इस पर मिस्टर टॉम रिडल के ऑटोग्राफ होते तो यह और भी ज्यादा खूबसूरत होता। दोनों घुमावदार पत्थरों वाली सड़क पर चल रहे थे। रास्ते में दुकानें बीच बीच में अपना सामान बेचती हुई दिखाई दे रही थी। इवान की जेब में सिक्के खुशी से खनक रहे थे और जोर शोर से इवान से उन्हें खर्च करने की मांग कर रहे थे। हालांकि कुछ जादू की दुकानों पर घूमने और जादूगरों की दुनिया में कीमतों का मोटा मोटा अंदाजा लगाने के बाद इवान का दिल धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। वह जो खरीदना चाहता था उसकी तुलना में उसकी जेब में रखे गैलियन बिल्कुल नाकाफी थे। वास्तव में हॉगवर्ट्स के प्रथम वर्ष के छात्र इवान के पास जो गैलियन थे वे निश्चित रूप से बहुत बड़ी रकम थे, लेकिन वे स्कूल की सूची में शामिल वस्तुओं के लिए पर्याप्त नहीं थे और वह बहुत सारी चीजें खरीदना चाहता था। लगता है मुझे पैसा कमाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हालांकि इवान अपने माता पिता से और पैसे मांग सकता था, लेकिन ये कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था। वे बच्चे को बहुत ज्यादा पैसे नहीं देते, खासकर इसलिए क्योंकि इवान जो चीजें खरीदना चाहता था उनमें से कई ऐसी थी जो एक छात्र के पास नहीं होनी चाहिए। उनके पास पैसा कमाने का एक प्रारंभिक विचार था, लेकिन इसे लागू करने के लिए उन्हें हॉगवर्ट्स पहुंचने तक इंतजार करना पड़ा। इसके बाद गिन्नी की अगुवाई में इवान ने टिन का कड़ाही, औषधि मापने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का तराजू और स्कूल की सूची में जरूरी एक मुड़ने वाला पीतल का दूरबीन खरीदा। औषधालय से उन्होंने औषधीय सामग्री के मानक माप भी खरीदे जो प्रथम वर्ष की औषधि कक्षा में काम आएंगे। इसके अलावा नोट्स बनाने के लिए कलम, स्याही और चर्मपत्र भी थे। एक जादुई जीव की दुकान के पास से गुजरते हुए उनमें से कोई भी अंदर नहीं गया। इवान ने इस बारे में सोचा था, वह फिलहाल कोई पालतू जानवर खरीदने की योजना नहीं बना रहा था, क्योंकि उसकी मां को पक्षियों से एलर्जी थी और उल्लुओं के अलावा अन्य पालतू जानवर जादूगरों के लिए कोई मदद नहीं करते थे और बदले में उन्हें देखभाल की आवश्यकता होती थी, जो बहुत अधिक परेशानी थी। हालांकि उसने डायगन एली की लगभग हर दुकान से मेल ऑर्डर कैटलॉग इकट्ठा कर लिए हैं। हो सकता है कि उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों का पूर्वावलोकन करते समय उसे यहाँ से अन्य सामग्री भी खरीदनी पड़े। इवान को इस बात का पूरा अंदाजा था कि अगले कुछ सालों में उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वह पाठ्य पुस्तकों के अनुसार धीरे धीरे नहीं सीख सकता था, खासकर इसलिए क्योंकि वह उद्धारकर्ता से 1 साल छोटा था। जब हैरी तिकड़ी अपने 7वें वर्ष में पूरी दुनिया में दौड़ रही थी, तब भी उसे स्कूल में आज्ञाकारी रहना होगा और डेथ ईटर्स की यातना सहनी होगी, जो एक बहुत ही भयानक विचार था। रास्ते में इवान और गिन्नी बहुत खुशी से बातें करते रहे और दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। वीसली के विजार्ड वीजेस में उनकी मुलाकात फ्रेड, जॉर्ज और ली जॉर्डन से हुई, जो डॉक्टर फिलिबस्टर के शानदार वेट स्टॉट, नो हीट फायरवर्क्स की बड़ी मात्रा में खरीदारी कर रहे थे। एक कबाड़ की दुकान में, जो जर्ज छड़ियों, डगमगाते पीतल के तराजू और औषधि से सने पुराने लिबादों से भरी हुई थी, उन्होंने पसी को एक बहुत ही नीरस पुस्तक, प्रीफैक्ट्स हु गैन पावर, में तल्लीन पाया। दोनों पसी को परेशान करने नहीं गए। फ्लोरियन फोर्टेस्क्यू के आइसक्रीम पार्लर से गुजरते हुए इवान ने अपने और गिन्नी के लिए 2 बड़ी चॉकलेट नींबू आइसक्रीम खरीदी। जब वे एक अंधेरी गली में पहुंचे तो उन्होंने हैरी, रॉन और हरमियोन को नॉर्टन गली से भागते हुए देखा। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे।
उनके पीछे हट्टा कट्टा गेमकीपर हैग्रिड खड़ा था, जो उन तीनों को जोर जोर से डांट रहा था। नॉक्टन एली में घूमते हुए, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वह अच्छी जगह नहीं है, हैरी? वहां किसी को भी तुम्हें देखने मत देना। तुम नॉक्टन एली गए थे। मम्मी हमें वहां जाने नहीं देती, गिन्नी ने चिंतित भाव से कहा, जैसे ही वह पास आई। चले जाओ, गिन्नी, रॉन ने अधीरता से हाथ हिलाया। रुको, रॉन, हैरी ने इवान की तरफ देखा, फिर झिझकते हुए बताया, हमने ड्रेको माल्फॉय को देखा था। वह और उसके पिता बोर्गिन और बर्किस गए थे, जो एक दुकान है जहां काले जादू की चीजें मिलती हैं। हैरी, रॉन ने अपनी आवाज ऊंची की, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से नहीं चाहता था कि उसकी छोटी बहन को ये बातें पता चलें। ओह, और तुम्हें क्या मिला? रॉन की अति प्रतिक्रिया को अनदेखा करते हुए इवान ने उत्सुकता से पूछा। कुछ भी नहीं, हम खिड़की से बहुत देर तक देखते रहे जब तक वे चले नहीं गए, और हमने उन्हें कुछ खरीदते नहीं देखा। हरमियोन हैग्रिड की ओर मुड़ी। हैग्रिड, हम माल्फॉय का पीछा कर रहे थे। तुम नॉक्टन गली में क्या कर रहे थे? मैं मांसाहारी स्लग से छुटकारा पाने के लिए कोई औषधि ढूंढ रहा था। वे स्कूल की पत्तागों भी खराब कर रहे हैं। हैग्रिड ने इवान की ओर देखते हुए रूखेपन से कहा, तुम जरूर इवान मेसन होगे, जिसके बारे में हैरी ने मुझे बताया था। शुक्र है कि तुमने उसे उस घर से, उन भयानक मुगलों से, निकलने में मदद की, अगर मुझे पता होता। हैग्रिड की बात पूरी होने से पहले ही मिसेस वीसली नए बने वस्त्र लेकर दौड़ती हुई आई। उनके पीछे मिस्टर वीसली, इवान और हरमियोन के माता पिता थे। इसके तुरंत बाद उसे पता चला कि हैरी और अन्य लोग नॉक्टन एली चले गए हैं। नॉक्टन एली, शुक्र है कि तुमने उसे ढूंढ लिया, हैग्रिड। उफ, मैं जा रहा हूँ। हैग्रिड शर्मिंदा लग रहा था, उसका हाथ मिसेस वीजली ने कसकर पकड़ रखा था। हॉगवर्ट्स में मिलते हैं, बच्चों। हैग्रिड के सड़क पर गायब हो जाने के बाद मिसेस वीसली ने पलटकर उन तीनों को कड़ी फटकार लगाई। इसके विपरीत मिस्टर वीसली को हैरी की बातों में काफी दिलचस्पी थी। जाहिर है, वह वहां कुछ बेचने आया था। वह डरा हुआ था। मिस्टर वीसली ने गंभीर और संतुष्ट भाव से कहा, ओह, मैं लूसियस माल्फॉय को सबूतों के साथ पकड़ना चाहता हूँ। सावधान, आथ, मिसेस वीसली ने उसे चेतावनी दी। उस परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अपनी औकात से ज्यादा मत करना। तुम्हें लगता है कि मैं माल्फॉय को नहीं संभाल सकता? मिस्टर वीसली ने गुस्से से कहा, लेकिन उनका ध्यान तुरंत फ्लोरिश और ब्लॉट्स के बाहर खड़ी बड़ी भीड़ की ओर चला गया। उनमें से अधिकांश श्रीमती वीसली की उम्र की चुड़ैलें थीं, जो प्रवेश द्वार पर भीड़ लगाकर अंदर जाने की कोशिश कर रही थीं। भीड़ के बीच से सभी ने गिलरॉय लॉकहार्ट को देखा, जो नीले जादू के वस्त्र पहने हुए दुकान के बीच में बैठकर पुस्तकों पर हस्ताक्षर कर रहा था। उसके चारों ओर हर जगह उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें थीं। तस्वीरों में सभी चेहरे भीड़ को देखकर आंख मार रहे थे, और उनके चमकदार सफेद दांत चमक रहे थे। यद्यपि दूसरा पक्ष जादुई मूर्त था, लेकिन इवान को यह स्वीकार करना पड़ा कि लॉकहार्ट एक सफल लेखक थे, यदि उन्होंने अन्य लोगों के अनुभवों की नकल नहीं की होती। आगे क्या हुआ, ये तो जाहिर है। जैसी की उम्मीद थी, हैरी को लॉकहार्ट ने खोज लिया, और फिर उसे एक तस्वीर के लिए अंदर खींच लिया। लॉकहार्ट ने घोषणा की कि वह हॉगवर्ट्स में पढ़ाएगा। जब तक सब होश में आए, उन्होंने मिस्टर वीसली और लूसियस माल्फॉय को लड़ते हुए पाया, और लॉकहार्ट बेहद उत्साहित होकर उनके पास खड़ा था। फिर अचानक प्रकट हुए हैग्रिड ने दोनों को अलग किया। छोटी बच्ची, अपनी किताब ले लो। ये सबसे अच्छी चीज है जो तुम्हारे पिता तुम्हें दे सकते हैं। लूसियस माल्फॉय हैग्रिड की बांह से छूटकर ड्रेको को इशारा किया और दुकान से बाहर निकल गया। तुम्हें उससे परेशान नहीं होना चाहिए, आथ, हैग्रिड ने मिस्टर वीसली के वस्त्रों को सहलाते हुए, उन्हें लगभग उठाते हुए कहा। वह आदमी सड़ा हुआ है, उनका पूरा परिवार सड़ा हुआ है, ये सबको पता है। माल्फॉय की बातें सुनने लायक बिल्कुल नहीं है। उनका खून खराब है, बस यही बात है। सबका ध्यान मिस्टर वीसली पर था, जबकि इवान ए बिगिनर्स गाइड टू ट्रांसफिग्रेशन की फटी हुई कॉपी देख रहा था, जो गिन्नी के हाथ में वापस थमा दी गई थी। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई होती, तो अब तक उसके अंदर एक काली डायरी छिपी होती। लूसियस माल्फॉय के जाने के बाद फ्लोरिश और ब्लॉट्स का क्लार्क भी उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन हैग्रिड के असाधारण आकार और उसके बाद इवान के बहुत ही ठोस आदेश को देखकर उसने तुरंत अपने दिमाग से लड़ाई का विचार निकाल दिया। इवान, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम फ्लोरिश एंड ब्लॉट्स की किताबें खाली करने की कोशिश कर रहे हो? रॉन ने इवान को आश्चर्य से देखा, क्योंकि उसने जल्दी से अपने हाथ में रखी किताबों की सूची में से चीजें चेक की, जिसमें फ्लोरिश एंड ब्लॉट्स की सभी किताबें शामिल थीं, जिनकी कुल संख्या 8000 से ज्यादा थी। ये कैसे मुमकिन है? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं अपनी जरूरत की किताबें चुन रहा हूँ। बेशक, इवान एक साथ इतनी सारी किताबें नहीं खरीद सकता था। उसने योजना बनाई कि वो उन किताबों को चुनेगा जिनका वो अभी इस्तेमाल कर सकता है, और बाकी किताबें बाद में धीरे धीरे खरीदेगा। ओह, ये तो अभी भी बहुत है। अधिक सीखना कभी भी बुरी बात नहीं होती, रॉन। यार, तुम बिल्कुल हरमाइन जैसी आवाज निकाल रही हो। रॉन झुक गया और इवान को प्रोफेसर लिबाटियस बोरेज की एडवांस पोशन मेकिंग की एक कॉपी चुनते देखा। आह, मैंने वो किताब बिल के यहाँ देखी है। ये तो सिर्फ न्यूट एडवांस्ड विजार्डिंग लेवल की परीक्षा के लिए जरूरी है। मुझे सच में लगता है कि इवान सही है। पहले से पूर्वावलोकन करने में कोई बुराई नहीं है। हरमियों ने इवान की किताबों की सूची देखी और खुशी खुशी अपने लिए कुछ और उन्नत जादू की किताबें जोड़ दी, और सुझाव दिया, इवान, मुझे लगता है कि दोहराव से बचने के लिए हमें अपनी किताबों की सूची बाद में तुलना करनी चाहिए। जरूर, हरमाइन, इवान ने खुशी से सहमति जताई। हैरी, वे दोनों पागल हैं। तुम सही कह रहे हो, रॉन। हैरी थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने प्रोफेसर विंडिक्स विरिडियन की कर्सिस एंड काउंटर कर्सिस की एक प्रति उठाई, जिसे वह पिछले साल खरीदना चाहता था, लेकिन हैग्रिड ने उसे इसकी इजाजत नहीं दी थी। लेकिन और ज्यादा सीखना वाकई बहुत जरूरी है, खासकर माल्फॉय से निपटते समय, है ना? 8 अध्याय 8 बिल में जीवन। एआई मॉडल जेमिनाई -2.5 योजक चिन्ह FLSH।
पोर्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इवान ने ज्यादा चीजें नहीं खरीदी, लेकिन उसने ढेर सारे ऑर्डर दिए और अपनी जेब में मौजूद सारे गैलियन खर्च कर दिए। नया सत्र शुरू होने पर उल्लुओं द्वारा ये चीजें हॉगवर्ट्स तक बैचों में पहुंचाई जाएंगी। जब तक वे लीकी कॉल्ड्रॉन में चिमनी के पास लौटे, तब तक लगभग शाम हो चुकी थी। अपने माता पिता को अलविदा कहने के बाद इवान, हैरी और वीसली परिवार ने बरो में लौटने के लिए फ्लू पाउडर का इस्तेमाल किया। मेसन और ग्रेंजर परिवार शहर की मुगल गली में वापस जा रहे थे। ये साफ था कि मिस्टर वीसली उनके साथ बस स्टेशन देखने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन मिसेस वीसली के हाव भाव देखकर उन्हें यह विचार छोड़ना पड़ा। चूंकि इवान पहली बार फ्लू पाउडर का इस्तेमाल कर रहा था, राख से उसका गला घुट गया। चक्कर आने के बाद वह बरो पहुंच गया। हैरी उसके सामने था और इवान उसके चेहरे से बता सकता था कि वह भी उतना ही अस्वस्थ महसूस कर रहा था जितना कि वह। चिमनी से बाहर निकलकर इवान ने उत्सुकता से चारों ओर देखा। किसी जादूगर के घर में वह पहली बार गया था। रसोई छोटी और काफी तंग थी। बीच में एक बेदाग लकड़ी की मेज और कुछ कुर्सियां थीं। सामने वाली दीवार पर एक घड़ी थी जिसमें सिर्फ एक सुई थी और कोई अंक नहीं था, जिस पर चाय बनाने का समय हो गया है, मुर्गियों को खाना खिलाओ और तुम देर से आए हो जैसे वाक्य लिखे थे। चिमनी के बगल में एक बड़ा दर्पण था। जैसे ही इवान उसके पास से गुजरा, दर्पण अचानक चिल्लाया, अपनी कमीज अंदर कर लो, कमीने। शीशे के ऊपर एक किताबों की अलमारी थी जिसमें 3 तहों में किताबें रखी थी, जिनमें जादुई पनीर, जादुई रोटी और कांजुरिंग अ फीस्ट जैसी किताबें शामिल थी। ये सभी घरेलू जादू की किताबें थीं। सिंथ के पास एक पुराने जमाने का रेडियो रखा था। ठीक है बच्चों, अपने कमरों में जाओ और अपनी नई चीजें रख दो। मिसेस वीसली चिमनी से बाहर आई और फ्रेड और जॉर्ज की तरफ देखते हुए बोली, खासकर तुम दोनों, जब मैं खाना बना रही हूँ तो परेशानी मत करना। समझ गया माँ, फ्रेड ने कहा, हम अपने कमरों में चुपचाप रहेंगे। जॉर्ज ने कहा, घरेलू कल्पित बोनो जैसी कोई आवाज नहीं। जुड़वा बच्चे हंसते हुए रसोई से बाहर भाग गए। उनके पीछे पसी और गिन्नी भी अपने सामान के साथ भाग गए। चलो मैं तुम्हें अपना बेडरूम दिखाता हूँ। हैरी और इवान को अभी भी मूर्खतापूर्ण तरीके से खड़े देखकर रॉन ने उन्हें धक्का दिया। तीनों एक संकरे गलियारे से होते हुए एक टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी तक पहुंचे। सीढ़ियां ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी। दूसरी मंजिल पर एक दरवाजा थोड़ा खुला था और पसी अपनी मेज पर बैठा अपनी नई कलम से एक पत्र लिख रहा था। उससे थोड़ी ही दूर पर एक बहुत ही सुंदर भूरा उल्लू खड़ा था। ये वो नया उल्लू है जो मम्मी पापा ने प्रीफेक्ट बनने के बाद उसे खरीदा था, रॉन ने कहा। लेकिन वो मुझे इसे उधार नहीं देता। दरअसल इस गर्मी में वो बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है, हमेशा अपने कमरे में बंद रहता है और ढेर सारी चिट्ठियां भेजता रहता है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। तुम्हारे भाई की एक नई गर्लफ्रेंड है। हे भगवान, इवान की बातें सुनकर रॉन हैरान और थोड़ा अस्पष्ट स्वर में बोला, लेकिन वो तो पसी है, उसमें कौन दिलचस्पी लेगा। मेरा मतलब है, बेशक वो महत्वाकांक्षी है, उसने सब कुछ सोच रखा है, वो जादू मंत्री बनना चाहता है, लेकिन मुझे फ्रेड और जॉर्ज को इस बारे में बताना होगा और देखना होगा कि वो क्या कहते हैं। शांत हो जाओ, ये सिर्फ मेरा अनुमान है। रॉन की धीमी प्रतिक्रिया सुनकर इवान अवाक रह गया। जैसे ही तीनों तीसरी मंजिल पर चढ़े, इवान ने एक जोड़ी चमकदार भूरी आंखों की झलक देखी जो उन्हें घूर रही थी। तभी दरवाजा बंद हो गया। ये गिन्नी है, रॉन ने कहा। ये तो कमाल की बात है, तुम्हें पता नहीं, वह आमतौर पर अपना दरवाजा कभी बंद नहीं करती। स्पष्ट है, आपकी बहन हैरी को देखकर थोड़ी शर्मा रही है। इवान दरवाजे की ओर देखते हुए सोच रहा था कि गिन्नी से टॉम रिडल की डायरी कैसे प्राप्त की जाए। हाँ, वह पूरी गर्मियों से तुम्हारे बारे में बात कर रही है। रॉन ने हैरी की तरफ अनिश्चितता से देखा। फ्रेड ने कहा था कि उसे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, शायद तुम्हें उसे दे देना चाहिए। नासमझ मत बनो, रॉन, इवान चलते हुए बोला। ये कोई साधारण प्रशंसा नहीं है। तुम्हारी बहन हैरी को पसंद करती है, वह उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। इवान, रॉन भयभीत लग रहा था और उसके बगल में बैठा हैरी भी बहुत असहज था। उसका चेहरा पके सेब की तरह लाल था। वह ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे उसे इवान और रॉन की बातचीत सुनाई ही नहीं दे रही हो। उफ, मैं तो बस बातें बना रहा था। इवान ने अपने माथे को हाथ से ढक लिया। ये दोनों भी उतने ही मंदबुद्धि, मासूम बच्चे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि चौथे साल में यूलबॉल में उन्हें डांस पार्टनर लगभग नहीं मिल पाए थे। वे एक और मंजिल पर चढ़ गए और जुड़वा बच्चों के कमरे के बाहर खड़े हो गए। दरवाजा कसकर बंद था और अंदर सचमुच सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं। उसे आश्चर्य हुआ कि वे क्या कर रहे हैं। जब तीनों सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें एक दरवाजा दिखाई दिया जिस पर एक छोटा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, रॉन का कमरा। इवान और हैरी अंदर आए। ढलानदार छत लगभग उनके सिर को छू रही थी। यह एक बड़ी भट्टी में चलने जैसा था। रॉन के कमरे में सब कुछ चमकदार नारंगी पीले रंग का लग रहा था, बिस्तर की चादर, दीवारें, यहाँ तक कि छत भी। तभी इवान को एहसास हुआ कि रॉन ने घिसे हुए वॉलपेपर के लगभग हर इंच को पोस्टरों से ढक दिया था। सभी पोस्टरों में वही 7 चुड़ैलें और जादूगर थे, जो चमकीले नारंगी पीले वस्त्र पहने, झाड़ू लिए और खुशी से हाथ हिला रहे थे। आपकी क्विडिच टीम? हैरी ने पूछा। चुडली कैनन्स, क्लब में 9वें स्थान पर। रॉन ने नारंगी पीले बेडस्प्रेड की ओर इशारा किया, जिस पर 2 बड़े अक्षर सी और एक तेज गति से चलती तोप का गोला स्पष्ट रूप से छपा हुआ था। उनकी बातचीत क्विडिच के इर्द गिर्द घूमती रही, जबकि इवान उत्सुकता से कमरे के कोने में सो रहे मोटे भूरे चूहे स्कैबर्स को देख रहा था। इवान की निगाहों को अनदेखा करते हुए स्कैबर्स खर्राटे लेता रहा। इवान ने कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा, लेकिन कुछ अलग नहीं पाया। अगर उसे पता न होता कि यह एनिमेक्स है, तो वह सचमुच मान लेता कि स्कैबर्स बस एक छोटा, गंजा, बिना पैर की उंगलियां वाला, हमेशा सुस्त रहने वाला छोटा चूहा है। क्लैंग क्लैंग, अचानक ऊपर से पाइपों के टकराने की आवाज आई, जिससे इवान चौंक गया।
चिंता मत करो, यह अटारी में रहने वाला भूत है जो हमेशा पाइपों पर धमाका करता और कराहता रहता है, रॉन ने समझाया। मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन पिताजी मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। उन्हें लगता है कि ये दिलचस्प है। जैसा कि रॉन ने कहा, बरों में जीवन बहुत दिलचस्प था। अगले महीने इवान और हैरी फ्रेड, जॉर्ज और रॉन के साथ पिछवाड़े में बोनो को हटाने गए। लड़के अक्सर झाड़ू चलाने और क्विडिच का अभ्यास करने के लिए भी पिछली पहाड़ी पर जाते थे। शाम को हैरी और रॉन अपने गर्मियों के होमवर्क में व्यस्त रहते थे, जबकि इवान आदतन पसी के पास ज्ञान लेने जाता था। पसी लगभग हर विषय में माहिर था, खासकर जादू और आकर्षण के इतिहास में उसकी अनोखी अंतर्दृष्टि थी। फ्रेड और जॉर्ज के बारे में इवान को उनसे बात करने का मौका मिला और पता चला कि दोनों भाइयों के आविष्कार अभी शुरुआती दौर में थे। अपनी यादों के आधार पर उन्हें कुछ सुझाव देने के बाद वे हर रात अपने कमरे में बंद होकर शोध करने लगते थे और अक्सर तरह तरह की आवाजें निकालते थे। एक महीने के बाद हैरी और इवान वीसली परिवार से बहुत परिचित हो गए। मिसेस वीसली उनके मोजे सिलती और उन्हें हर खाने में 4 सर्विंग खाने के लिए मजबूर करती। मिस्टर वीसली उनसे मुगल जीवन के बारे में पूछते रहते थे। गिन्नी को छोड़कर बाकी सभी ने हैरी और इवान को अपने पारिवारिक जीवन में घुलने मिलने के लिए जल्दी ही खुद को ढाल लिया। सच कहूं तो ऐसा लगता था कि जब भी हैरी मौजूद होता, गिन्नी हमेशा घबराहट में कोई न कोई चीज गिरा देती, लेकिन जब वह इवान के साथ अकेली होती तो बिल्कुल सामान्य व्यवहार करती। समान आयु के कारण इवान और गिन्नी के बीच बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन गर्मियों के आखिरी दिन तक भी इवान गिन्नी से टॉम रिडल की डायरी पाने में सफल नहीं हो पाया था। इवान ने कई बार संकेत दिया, लेकिन गिन्नी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह न तो साफ साफ पूछ सकता था, न ही गिन्नी के कमरे में जाकर ढूंढ सकता था। इवान को तो ये भी यकीन नहीं था कि डायरी गिन्नी को मिली है या फिर उसने उसे बताया ही नहीं था। हालांकि उसे कोई जल्दी नहीं थी, अभी भी समय था। सबसे बुरी स्थिति तो यही होती कि कहानी का पीछा किया जाता और बेचारी गिन्नी को थोड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन हैरी द्वारा वीरतापूर्वक बचाए जाने का मौका मिलना इस छोटी लड़की के लिए बुरी बात नहीं थी, जिसे हैरी पर क्रश था। गर्मी की छुट्टियों के आखिरी दिन श्रीमती वीसली ने एक शानदार रात्रिभोज का आयोजन किया। सभी लोग मेज के चारों ओर इकट्ठा होकर स्वादिष्ट हनी पुडिंग का आनंद लेते हुए फ्रेड और जॉर्ज की मेहनत से बनाई गई आतिशबाजी देख रहे थे। इन आतिशबाजियों में साफ तौर पर उन्होंने कुछ सुधार किए थे और उनमें ऐसे आकार थे जो विज्ञापनों में नहीं दिखते। बिखरे हुए नारंगी, लाल और नीले तारे पूरे रसोई घर में छा गए और कम से कम आधे घंटे तक छत और दीवारों के बीच उछलते रहे। उस रात 10 बजे आखिरी कप हॉट चॉकलेट पीने के बाद श्रीमती वीसली ने सभी को बिस्तर पर भेज दिया। क्योंकि वह हैरी के साथ एक ही बिस्तर पर सो रहा था, इवान महसूस कर सकता था कि हैरी लगातार करवटें बदल रहा है, जिससे उसके लिए भी अच्छी नींद लेना मुश्किल हो रहा था। अगली सुबह हैरी जल्दी उठ गया, वह काफी अस्वस्थ लग रहा था। इवान, कल रात मैंने सपना देखा कि मैं एक विशाल सांप में बदल गया हूँ और वह सपना बहुत भयानक था। हैरी, तुम इसलिए घबरा रहे हो क्योंकि स्कूल शुरू होने वाला है, इवान ने जोर से जम्हाई लेते हुए कहा। मुझे आशा है कि आज सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, हैरी ने उत्तर दिया। उसकी यह इच्छा स्पष्ट रूप से उल्टी पड़ गई। नाश्ते के बाद सभी लोग बिना सिर वाले मुर्गियों की तरह भागते हुए अपना सामान पैक करने में व्यस्त हो गए। मिसेस वीसली अतिरिक्त मोजे और कंबल ढूंढने के लिए इधर उधर भागती रही, सीढ़ियों पर बार बार जुड़वा बच्चों से टकराती रही। मिस्टर वीसली गिन्नी का ट्रंक कार तक ले जाते हुए आंगन में एक मुर्गे से टकरा गए और उनकी गर्दन लगभग टूट गई। आखिरकार सब लोग कार में बैठ गए और मिस्टर वीसली ने इंजन चालू किया और गाड़ी को आंगन से बाहर निकाल दिया। आधे घंटे के अंदर वे 3 बार वापस मुड़ चुके थे। जब गिन्नी आखिरकार कार में बैठी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सबका गुस्सा भड़क रहा था। जब वे किंग्स क्रॉस स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन के रवाना होने में केवल 5 मिनट बाकी थे। ठीक है बच्चों, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से इस दीवार को पार करो और ध्यान रखना कि मुगलों की नजर न लगे, मिसेस वीसली ने दीवार पर लगी घड़ी की ओर उत्सुकता से देखते हुए कहा। पसी पहले। पसी के प्लेटफॉर्म 9 और 3/4 पर प्रवेश करने के बाद मिस्टर वीसली सामान के साथ उसके पीछे आए, फिर फ्रेड और जॉर्ज। मैं गिन्नी को ले जाऊंगा, तुम तीनों मेरे पीछे आना, श्रीमती वीसली ने इवान, हैरी और रॉन से कहा, फिर गिन्नी का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ी और पलक झपकते ही गायब हो गईं। चलो हम सब मिलकर चलते हैं, बस 1 मिनट बचा है, रॉन ने कहा। ठीक है, हम ये कैसे करें? इवान हिचकिचाया। उसने पहले पसी के बाद दूसरे नंबर पर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन सामान की ट्रॉली की वजह से वह थोड़ा पीछे था और मिसेस वीसली ने उसे हैरी और रॉन के साथ जाने को कहा। अगर उसे सही याद है तो ये दीवार अब तक डॉबी द्वारा सील कर दी जानी चाहिए थी। इवान, मेरे पीछे आओ, घबराओ मत, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, प्लेटफॉर्म इसी दीवार के पीछे है, हैरी ने समझाया। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम थोड़ा दौड़ सकते हो। दरअसल उन्होंने और रॉन ने ठीक यही किया। दीवार से कुछ फीट की दूरी पर वे दौड़ पड़े और पूरे आत्मविश्वास के साथ दीवार से टकरा गए। इवान ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली, उनकी बदकिस्मती देख पाने में असमर्थ। उनकी तेज रफ्तार से दीवार से टकराना दर्दनाक लग रहा था। अगले ही पल, जैसी कि उम्मीद थी, दोनों ट्रॉलियां विभाजक दीवार से टकराकर वापस लौट गईं। रॉन का धड़ जमीन पर जोर से गिरा और हैरी गिर पड़ा। हेडविग का पिंजरा चमकदार जमीन पर उछलकर एक तरफ लुढ़क गया। हेडविग जोर से चीख उठा। देखने के लिए बहुत से लोग इकट्ठा हो गए और पास में खड़ा एक गार्ड चिल्लाया, आखिर तुम क्या कर रहे हो? ट्रॉली हमसे दूर चली गई, हैरी ने हौंकते हुए कहा और अपनी पसलियों को पकड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। इवान दौड़कर आया और हेडविग को उठाया, जो अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिसके कारण वहां मौजूद कई लोगों ने उन पर पशु क्रूरता का आरोप लगाया। हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? हैरी ने रॉन से फुसफुसाकर पूछा। पता नहीं, रॉन पास आया और चुपचाप दीवार को धक्का दिया।
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मार्ग स्वयं क्यों बंद हो गया। हैरी ने ऊपर बड़ी घड़ी की तरफ देखा। उसने सावधानी से अपनी ट्रॉली को दीवार से सटाया और पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन दीवार स्थिर रही। इस दीवार पर एक अवरोधक मंत्र का जादू किया गया है, जो इम्पीडमेंट जैसा ही है, लेकिन ज्यादा उन्नत है। जाहिर है, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है, इवान ने आगे बढ़कर उसकी जांच करते हुए कहा। उनकी मौजूदा जादुई क्षमताएं इसे तोड़ने के लिए काफी नहीं थी। कौन इतना बोर होगा कि हमारी ट्रेन छूट जाए? लगता है मालफॉय है, रॉन ने भाव शून्य स्वर में कहा। बस हो गया, ट्रेन जा चुकी है। अगर मम्मी पापा वापस नहीं आ पाए तो क्या होगा? क्या तुम दोनों के पास मुगलों का पैसा है? डर्सलीज ने मुझे 6 साल से जेब खर्च नहीं दिया है, हैरी ने सूखी हंसी में कहा। मैं भी नहीं, मैंने अपने सारे पैसे गैलियन में बदल दिए और डायगनली में खर्च कर दिए, इवान ने अपनी जेबें थपथपाते हुए कहा। काश उसने कुछ पैसे बचाकर रखे होते। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मम्मी पापा को हमारे लिए वापस आने में कितना समय लगेगा। अब हम क्या करें? रॉन ने घबराकर इधर उधर देखा। कई लोग उन्हें घूर रहे थे क्योंकि हेडविग अभी भी लगातार चीख रहा था। इवान ने सुझाव दिया, मुझे लगता है कि हमें हेडविग के माध्यम से स्कूल को एक पत्र भेजना चाहिए, जिसमें हमें ये बताना चाहिए कि हम देर से क्यों आए हैं। इवान सही कह रहा है, लेकिन उससे पहले हमें कार में वापस जाना चाहिए, हैरी ने हेडविग को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। यहाँ बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। हैरी, रॉन की आंखें चमक उठी। कार, पता है, उस कार को मेरे पापा ने मॉडिफाई किया है, हम हॉगवर्ट्स तक उड़ सकते हैं। रॉन, यह अच्छा विचार नहीं है, हम स्कूल के बाहर जादू का प्रयोग नहीं कर सकते। इवान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया तथा उसे यह विचार छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। चलो, इवान, रॉन की आंखें चमक उठी। हम फंस गए हैं, है ना? हमें स्कूल वापस जाना है ना? किसी बड़ी आपात स्थिति में युवा जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नाबालिग जादू टोने पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 19 या ऐसा ही कुछ है। क्या आप इसे चला सकते हैं? रॉन का स्पष्टीकरण सुनकर हैरी की घबराहट तुरंत उत्साह में बदल गई। कोई बात नहीं, मैंने फ्रेड और जॉर्ज को इसे कई बार चलाते देखा है। रॉन ने ट्रॉली को बाहर की ओर मोड़ते हुए कहा। चलो, अगर हम जल्दी करें तो शायद हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस तक पहुंच जाएं। खासकर तुम, इवान, इस साल तुम्हारा सॉर्टिंग का काम बाकी है, जो नए छात्रों के लिए सबसे जरूरी होता है। हम देर नहीं कर सकते। हाँ, इवान, हैरी ने सहमति जताई। छटाई समारोह में शामिल न हो पाना, उसके बारे में सोचना ही काफी डरावना है। उड़ती कार में स्कूल जाना सचमुच बहुत डरावना है। इवान असहाय भाव से उनके पीछे पीछे चला और उनके उत्साहित हाव भाव देखता रहा। एक बार जब हैरी और रॉन ने मन बना लिया, तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास सहयोग करने के अलावा कोई चारा नहीं है। उस पल इवान को हरमाइन की याद आ गई। अगर वह यहाँ होती तो जरूर इन दोनों को रोक पाती। इवान में वह क्षमता नहीं थी, खासकर तब जब वह भी अंदर ही अंदर एक उड़ने वाली कार देखना चाहता था। हालांकि इसके परिणामों के बारे में सोचकर उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। उन्हें मुगलों द्वारा देखा जा सकता था, इसके कारण मिस्टर वीसली को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता था, तथा एक नए प्रवेशित छात्र के लिए इवान को यह निश्चित नहीं था कि इस असामान्य प्रवेश का क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें, इवान ने एक आखिरी प्रयास किया। इवान, जल्दी करो। रॉन ने उसकी बात खत्म होने का इंतजार नहीं किया, उसने अपनी छड़ी तान दी और कार स्टार्ट कर दी। हैरी, देखो कोई हमें देख तो नहीं रहा। नहीं, इस सड़क पर कोई नहीं है। हैरी ने अपना हाथ बढ़ाया और इवान को, जो कार के बाहर खड़ा था, अंदर खींच लिया। अगले ही पल रॉन ने डैशबोर्ड पर एक छोटा सा चांदी का बटन दबाया। उनकी कार गायब हो गई और वे तीनों भी गायब हो गए। इवान को सीट में कंपन महसूस हुआ, उसे इंजन की आवाज सुनाई दी और फिर उसने खुद को कारों से भरी गंदी सड़क के ऊपर तैरते हुए पाया। उड़ जाओ, रॉन चिल्लाया। जमीन और दोनों तरफ की गंदी इमारतें पल भर में धंसकर गायब हो गईं। कार और ऊपर उठती गई और कुछ ही सेकंड बाद पूरा लंदन शहर उनके नीचे धुएं से भरा और हल्की सी झिलमिलाता हुआ दिखाई देने लगा। यदि इवान इस यात्रा का वर्णन 2 शब्दों में करना चाहे तो वह होगा भयानक। विशेषकर जब वे हॉगवर्ट्स के पास पहुंचे, तो कार, जो स्पष्ट रूप से थकी हुई थी, स्कूल के फॉरबिडन फॉरेस्ट के पास वुम्पिंग विलो से टकराने से पहले एक तेज गति से फिसली, जिससे पहले से ही खराब यात्रा एक बुरे सपने में बदल गई। पागल शाखाएं बेतहाशा हिल रही थी और चपटे होने का खतरा देखकर इवान ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। रॉन और हैरी की चीखें सुनी। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और बिखरे हुए कांच के टुकड़ों ने लड़कों के चेहरों को घायल कर दिया था। इवान ने अपनी छड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। कार जोर से हिली और वह और हैरी एक दूसरे से जोर से टकरा गए। बाहर एक तंबू जितनी मोटी टहनी छत पर जोर जोर से टकरा रही थी, जो मानो धंसने ही वाली थी। भागो, रॉन चिल्लाया। उसने पूरी ताकत से कार का दरवाजा खोला, लेकिन एक और शाखा से जोरदार धक्का लगा। हमारा काम तमाम हो गया। छत ढहने वाली थी, बस एक और झटका बाकी था। जैसे ही तीनों निराश हुए, कार का इंजन अचानक चालू हो गया और तीनों को वम्पिंग विलो के नीचे से बाहर खींच लिया गया। इवान राहत की सांस ले पाता, उससे पहले ही वह कार से बाहर फेंका गया, हैरी, रॉन और उनके सामान के पास। फिर उसने बिना पीछे देखे कार को अंधेरे में जाते देखा। उसकी टेललाइट्स अभी भी गुस्से से चमक रही थी। क्या तुम यकीन कर सकते हो कि इतनी बुरी किस्मत, इतने सारे पेड़ों के बीच, हमें बस उसी पेड़ को मारना था जो जवाबी हमला करता है। रॉन ने कड़वाहट से भरे चेहरे के साथ स्कैबर्स को उठाने के लिए नीचे झुकते हुए कहा। उतरते समय उसकी छड़ी टूट गई थी, बस कुछ टुकड़ों से टिकी हुई थी। उसने पीछे मुड़कर उस प्राचीन वृक्ष की ओर देखा, जो अभी भी अपनी शाखाओं को खतरनाक ढंग से हिला रहा था। चलो चलें, हैरी ने थके हुए स्वर में कहा। हमें स्कूल पहुंचना चाहिए। इवान का काम अभी भी निपटाना है और अभी काफी समय है।
ये वैसा विजयी आगमन नहीं था जैसा उन्होंने शुरू में सोचा था। तीनों लड़के अकड़ रहे थे, ठंड से ठिठुर रहे थे और दर्द से कराह रहे थे। उन्होंने अपने टूटे हुए ट्रंक पकड़े और उन्हें घास वाली ढलान पर घसीटते हुए दो ओक के दरवाजों की ओर बढ़ने लगे। देखो, दावत शुरू हो चुकी है। रॉन ने दूर ग्रेट हॉल की एक चमकती खिड़की की ओर इशारा किया। अरे, हमें जल्दी करनी चाहिए। मैंने देखा कि प्रोफेसर मैकगोनागल ने सॉर्टिंग हैट निकाल ली है। सॉर्टिंग समारोह शुरू होने वाला है। हैरी और इवान ने खिड़की से उस दिशा में देखा जिस ओर रॉन इशारा कर रहा था। विशाल और चमकदार ग्रेट हॉल में अनगिनत मोमबत्तियां हवा में तैर रही थीं, जिसके नीचे लोगों से भरी 4 लंबी मेजें थीं। मेजों पर सुनहरी प्लेटें और प्याले झिलमिला रहे थे, जो छत पर तारों की चमक को प्रतिबिंबित कर रहे थे। इवान ने हॉगवर्ट्स ए हिस्ट्री में पढ़ा था कि छत को बाहर के आकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए मंत्रमुग्ध किया गया था। काली, नुकीली हॉगवर्ट्स टोपियों के घने समुद्र के ऊपर इवान ने नए छात्रों को एक लंबी कतार में घबराहट से हॉल में प्रवेश करते देखा। गिन्नी भी उनमें से एक थी। उसका चेहरा पीला पड़ा था, वह लगातार इधर उधर देख रही थी मानो उसे ढूंढ रही हो। इस बीच चश्मा पहने और बालों को पीछे की ओर बांधे हुए प्रोफेसर मैकगोनागल ने नए छात्रों के सामने एक स्टूल पर प्रसिद्ध हॉगवर्ट्स सॉर्टिंग हैट रख दिया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने नाम पुकारना शुरू किया और एक बहुत छोटे भूरे बालों वाले लड़के को सॉर्टिंग हैट पहनने के लिए आगे बुलाया गया। चलो चलें, इस गलियारे से ग्रेट हॉल तक पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे। उम्मीद है हम पीव से नहीं टकराएंगे। रुको, हैरी अचानक फुसफुसाया, स्टाफ टेबल पर एक खाली सीट है। स्नैप कहाँ है? कौन जाने, शायद वह बीमार हो, रॉन ने उम्मीद से कहा। शायद वह चला गया, हैरी ने उत्साह से कहा, क्योंकि उसे फिर से डार्क आर्ट्स के खिलाफ बचाव का शिक्षक बनने का मौका नहीं मिला। शायद उसे नौकरी से निकाल दिया गया हो। रॉन भी उत्साह में शामिल हो गया। जरा सोचो, सब उससे नफरत करते हैं। शायद वह गेट के बाहर खड़ा है, ये सुनने के लिए कि हम स्कूल की ट्रेन क्यों नहीं ले गए। इवान ने गहरी सांस ली। उसने देखा कि एक दुबला पतला, पीली त्वचा वाला, टेढ़ी नाक वाला, काले बालों वाला आदमी, जिसके चिकने लंबे बाल कंधों तक लटक रहे थे, महल के द्वार के बाहर सीढ़ियों पर खड़ा होकर उन्हें ठंडी निगाहों से देख रहा था। स्नैप के चेहरे पर मुस्कुराहट ने इवान को बता दिया कि उनकी स्थिति बहुत खराब थी। आह, देखो मुझे कौन मिल गया, मशहूर हैरी पॉटर और उसके 2 अच्छे साथी। इवान ने हल्की सी फुफकार के साथ प्रोफेसर स्नैप की घृणा भरी निगाहों को अपने ऊपर घूमते देखा। तुम्हें लगा होगा कि स्कूल की ट्रेन उतनी रोमांचक नहीं थी और तुम कुछ रोमांचक करना चाहते थे, है ना? सर, हमने नहीं किया, ये किंग्स क्रॉस स्टेशन पर बैरियर था, ये। चुप रहो, स्नैप ने ठंडे स्वर में कहा। मेरे पीछे आओ। वे स्नैप के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़कर खाली, गूंजते, मशालों से जगमगाते प्रवेश द्वार में पहुंच गए। ग्रेट हॉल से खाने की खुशबू आ रही थी, लेकिन स्नैप उन्हें गर्मी और रोशनी से दूर एक संकरी पत्थर की सीढ़ी से नीचे काल कोठरी में ले गया। सर, हमें ग्रेट हॉल जाना है। इवान का मामला अभी भी सुलझाना बाकी है, हैरी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। चुप, स्नैप ने हैरी को फिर टोका। उसने ठंडे गलियारे में एक दरवाजा खोला और अंदर की ओर इशारा करते हुए कहा, अंदर आ जाओ। स्नैप की निगाहों के सामने तीनों लड़के कांपते हुए उसके कार्यालय में दाखिल हुए। दीवारें धुंधली थीं और दीवारों के साथ लगी अलमारियों में कई बड़े बड़े कांच के जार रखे थे, जिनमें तरह तरह के रंगों के घिनौने तरल पदार्थ तैर रहे थे। चिमनी खाली और अंधेरी थी। स्नैप ने दरवाजा बंद किया और उन तीनों की ओर मुड़ा। एक विषैले सांप की तरह अपने शिकार को देखते हुए वह बहुत देर तक चुप रहा और फिर ठंडे स्वर में पूछा, तुमने कार के साथ क्या किया? क्या? रॉन हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्नैप को कार के बारे में कैसे पता था, क्या वह दिमाग पढ़ सकता था? वीसली, हालांकि मैंने कभी भी तुम्हारे खाली दिमाग के बारे में कोई भ्रम नहीं पाला है। स्नैप ने उस दिन के डेली प्रोफेट की एक प्रति खोली। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि तुम्हें देखा गया था। उन्होंने उन्हें शीर्षक दिखाया। उड़ती फोर्ट एंग्लिया ने मुगलों को आश्चर्यचकित कर दिया। स्नैप के चेहरे पर एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई जब उसने जोर से पढ़ा, लंदन में 2 मुगलों का दावा है कि उन्होंने पोस्ट ऑफिस की इमारत के ऊपर एक पुरानी कार को उड़ते हुए देखा। नॉरफॉक में दोपहर के समय श्रीमती हेटी बेलिस अपने कपड़े सुखा रही थी। पीबल्स के मिस्टर एंगस फ्लीट ने पुलिस को सूचना दी। कुल 6 या 7 मुगल थे। मुझे लगता है तुम्हारे पिता मुगल कलाकृतियों के दुरुपयोग कार्यालय में काम करते हैं, है ना? उसने रॉन की तरफ देखा और ज्यादा खतरनाक मुस्कान के साथ बोला, अरे, उसका अपना बेटा। इवान ने देखा कि हैरी और रॉन के चेहरे पर बहुत निराशा थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर किसी को पता चल गया कि मिस्टर वीसली ने कार पर जादू कर दिया है तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। और स्नैप ने आगे कहा, मैंने अपने बगीचे के निरीक्षण के दौरान पाया कि एक बहुत ही मूल्यवान वुम्पिंग विलो को काफी नुकसान पहुंचा है। उस पेड़ ने हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाया, रॉन ने अचानक कहा। चुप रहो, वीसली, स्नैप ने फिर से इवान की ओर देखते हुए कहा। और आप, मिस्टर मेसन, मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि उद्धारकर्ता का सहायक बनना कोई समझदारी भरा फैसला नहीं है। मुझे लगता है कि आप इतिहास के पहले छात्र होंगे जिन्हें स्कूल के पहले ही दिन हॉगवर्ट्स से निकाल दिया जाएगा। नहीं, आप इवान को निष्कासित नहीं कर सकते, हैरी चिल्लाया। बिल्कुल, मुझे यह अधिकार है। स्नैप की नजर फिर हैरी और रॉन पर पड़ी। तुम दोनों के लिए अफसोस की बात है, तुम मेरे हाउस के छात्र नहीं हो, इसलिए मुझे तुम्हें निकालने का फैसला लेने का कोई हक नहीं है। अब मैं जाकर उस व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसके पास सचमुच ये सुखद विशेषाधिकार है। तुम यहीं रुको। हैरी ने स्नैप को पीछे हटते देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह इवान को दिलासा देना चाहता था, लेकिन वह मुंह खोले बैठा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। अगर स्नैप प्रोफेसर मैकगोनागल को ले आता, तो उसकी और रॉन की हालत और भी खराब हो जाती। वह स्नैप से थोड़ी अधिक गोरी हो सकती है, लेकिन उतनी ही सख्त भी। अगर इवान को स्नैप ने निकाल दिया होता, तो उसे और रॉन को प्रोफेसर मैकगोनागल से एक ही सजा मिलती।
उसे यकीन नहीं था कि हॉगवर्ट्स छोड़ने के बाद वह कहाँ जाएगा। डर्सली परिवार उसका स्वागत बिल्कुल नहीं करेगा। शायद वह हैग्रिड के साथ जाकर स्कूल का गेमकीपर बन जाए। जब हैरी विचारों में खोया हुआ था, तभी प्रोफेसर मैकगोनागल और उसके पीछे स्नेप भी आए। उसके होंठ कसकर बंद थे, और जैसे ही वह अंदर आई, उसने अपनी छड़ी उठाई, जिससे तीनों लड़के चौंक गए, लेकिन उसने उसे खाली चिमनी की ओर इशारा किया, और तुरंत आग की लपटें उठने लगीं। 8 हाउस 3:46 पीएम ओट। इवान को निष्कासित किए जाने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। कथानक जानने का यही फायदा था। अगर वोल्डेमॉर्ट डम्बलडोर का वेश धारण करके हॉगवर्ट्स में न घुस जाए, तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी, और न ही कोई अंक गंवाना पड़ेगा। हालांकि स्नैप को उदास भाव के साथ एक तरफ खड़ा देखकर इवान को पता चल गया कि स्नैप के प्रति उसकी नफरत 100% तक पहुंच गई होगी, जो वास्तव में शर्म की बात थी। दरअसल उसे प्रोफेसर स्नैप और पोशंस के विषय में बहुत रुचि थी। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए, जब तक वह हैरी के साथ घूमता रहेगा, स्नैप उसे दुश्मन ही मानेगा। जब इवान स्नैप के साथ अच्छे संबंध बनाने के बारे में सोच रहा था, तभी प्रोफेसर डम्बलडोर वहां आ पहुंचे। इवान ने तुरंत उस युग के सबसे महान श्वेत जादूगर, हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर, एक बूढ़े व्यक्ति की जांच की, जिसके बाल चांदी जैसे सफेद थे और दाढ़ी थी। ये तो मानना ही पड़ेगा कि डम्बलडोर का आभामंडल बहुत प्रभावशाली था। हालांकि इस समय उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से गंभीर थी। उसकी निगाहें उसकी टेढ़ी नाक से नीचे उन तक जा रही थी। उसकी तीखी, चमकदार नीली आंखों में एक मौन तिरस्कार लिखा हुआ था। कृपया बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया। डम्बलडोर की निगाहों का सामना करते हुए हैरी और रॉन पीले पड़ गए, मानो उन्हें वम्पिंग विलो ने बुरी तरह पीटा हो। हैरी ने सिर नीचे किया, घुटनों की ओर देखा और सारी बातें फिर से बताईं। उसने विस्तार से बताया, पर यह नहीं बताया कि कार मिस्टर वीसली की थी, मानो उन तीनों को संयोग से लंदन की किसी गंदी सड़क पर कोई उल्टी हुई कार मिल गई हो। इवान को यकीन था कि डम्बलडोर इसे समझ लेंगे। उसने डम्बलडोर के हाव भाव देखे, और फिर उसे अचानक आंख मारते देखा। इवान ने झट से अपना सिर नीचे कर लिया। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत ज्यादा शांत लग रहा था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई परेशानी खड़ी की हो। प्रोफेसर, आप इवान को निकाल नहीं सकते। उसने पहले ही हमें हेडविग के साथ स्कूल को एक पत्र भेजने की सलाह दी थी। हैरी ने दयनीय स्वर में कहा, ये सब मेरी गलती है। मैंने उसे कार में घसीटा, और मैंने कार स्टार्ट कर दी। रॉन ने निराशा से कहा, इसका इवान से कोई लेना देना नहीं है। हम अब अपना सामान लेने जाएंगे। तुम क्या कह रहे हो, वीसली? प्रोफेसर मैकगोनागल चिल्लाए। हमें निष्कासित कर दिया गया है ना? रॉन ने कहा। आज नहीं, मिस्टर वीसली, डम्बलडोर ने कहा, लेकिन मुझे आपको आपके कृत्य की गंभीरता का एहसास कराना होगा। मैं आज रात आपके परिवारों को पत्र लिखूंगा। मुझे आपको ये भी चेतावनी देनी होगी कि अगर आगे भी ऐसा ही व्यवहार हुआ, तो मेरे पास आपको निष्कासित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। स्नैप के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसने सुना हो कि क्रिसमस रद्द कर दिया गया है। उसने गला साफ किया और कहा, प्रोफेसर डम्बलडोर, इन 3 छात्रों ने नाबालिग जादूगरों के जादू करने पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश की अवहेलना की और एक बहुमूल्य प्राचीन पेड़ को गंभीर नुकसान पहुंचाया। ऐसा कृत्य स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से नहीं। सेवियरस, मुझे लगता है तुमने अभी अभी हैरी की बात सुनी। इस मामले का मिस्टर मेसन से कोई लेना देना नहीं है। डम्बलडोर ने शांति से कहा, जहां तक उन दोनों की बात है, प्रोफेसर मैकगोनागल को उनकी सजा तय करने दीजिए। आखिरकार वे उनके घर के छात्र हैं और उन्हें जिम्मेदार होना चाहिए। मुझे दावत में वापस जाना होगा, मिनवा। वह प्रोफेसर मैकगोनागल की ओर मुड़ा। मिस्टर मेसन का काम निपटाना है, और मुझे कुछ और घोषणाएं करनी है। लेकिन प्रोफेसर, स्नैप ने अनिच्छा से कहा, आओ सेवेरस, एक कस्टर्ड टार्ट है जो काफी अच्छा लग रहा है। मैं इसे आजमाना चाहूंगा। इवान उन दोनों के पीछे पीछे ग्रेट हॉल में चला गया। डम्बलडोर ने ऊपर जाकर कुछ शब्द कहे, और शुरू में जीवंत और शोरगुल से भरा हॉल अचानक अविश्वसनीय रूप से शांत हो गया। सभी लोग अपना काम रोककर इवान की ओर ध्यान देने लगे, जो शिक्षकों की मेज के नीचे खड़ा था और उसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपनी गर्दनें ऊपर उठा रहा था। इवान ने निगल लिया, उसकी हथेलियां घबराहट से पसीने से तर हो गईं। सबकी नजरों में रहने का यह एहसास बहुत असहज था, मानो वह किसी चिड़ियाघर में घिरा हुआ और निगरानी में रखा गया कोई दुर्लभ जानवर बन गया हो। उसे अपने आसपास से दबी हुई फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। देखो, ये वही लड़का है जो पहले लापता हो गया था। हे भगवान, वह खून से लथपथ है। क्या उसने अभी अभी किसी ट्रोल से लड़ाई की है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुमने आज का डेली प्रोफेट नहीं पढ़ा? वह हैरी पॉटर के साथ उड़ने वाली कार में स्कूल आया था। उड़ने वाली कार, ये सचमुच शानदार है। और मैंने भूतों को बात करते हुए सुना, वे वम्पिंग विलो से टकरा गए। फुसफुसाहट जारी रही, लेकिन इवान उनकी बातें अनसुनी कर रहा था। उसने देखा कि प्रोफेसर स्नैप ने सॉर्टिंग हैट निकाला और बीच में रखे ऊंचे स्टूल की ओर चल पड़े। इवान मेसन, स्नैप ने उदास चेहरे से कहा। चूंकि प्रोफेसर मैकगोनागल अभी तक नहीं लौटे थे, इसलिए उन्हें सॉर्टिंग समारोह की मेजबानी करनी पड़ी। उन्होंने जादूगर की टोपी जो उन्होंने पकड़ी थी, इवान के सिर पर पटक दी। अगले ही पल उसके आसपास की सारी आवाजें गायब हो गईं। आहा, इवान ने एक छोटी, पतली आवाज सुनी। देर से आया है, पहले साल का है, बहुत होशियार है, बहुत प्रतिभाशाली है, और दिल का बुरा नहीं है। तुम्हें रेवेनक्लॉ जाना चाहिए, जहां सबसे तेज दिमाग अक्सर सबसे ज्यादा हासिल करते हैं। इवान ने सिर हिलाया। रेवेनक्लॉ, यह एक अच्छा विकल्प था। उसने सुना था कि उनके घर की अपनी एक लाइब्रेरी है जिसमें कई अप्रकाशित किताबें हैं, जिनसे उसे जल्दी सीखने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा इवान ये भी जानता था कि सुश्री रोवेना रेवेनक्लॉ ने आत्मा जादू पर गहन शोध किया है, और हो सकता है कि उन्होंने कुछ नोट्स छोड़े हों, जो वोल्डेमॉर्ट से लड़ने में बहुत मददगार साबित होंगे। लेकिन मैंने अभी अभी तुम्हारे बारे में सुना है। सॉर्टिंग हैट इवान के सिर पर हाथ फेरता रहा।
मैंने कई सालों में किसी प्रथम वर्ष के छात्र को इतने प्रभावशाली ढंग से प्रवेश करते नहीं देखा, बहुत साहसी। मुझे लगता है कि ग्रिफिंडर तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। इससे पहले कि इवान अपनी राय व्यक्त कर पाता, उसके सिर पर रखी सॉर्टिंग हैट चीखी, ग्रिफिंडोर। सॉर्टिंग हैट उतारते हुए इवान ने देखा कि स्नैप उस पर भयंकर नजरें गड़ाए हुए है। उसे याद नहीं था कि वह ग्रिफिंडर टेबल तक कैसे पहुंचा। उसने तो केवल तालियों की गड़गड़ाहट सुनी, मानो वह एक विजयी नायक बन गया हो। वाह, एक सांवले रंग का लड़का खड़ा हुआ और उससे हाथ मिलाया। इवान ने उसे जुड़वा बच्चों के दोस्त ली जॉर्डन के रूप में पहचाना। कमाल है, क्या प्रवेश द्वार था। उड़ती हुई कार को वंपिंग विलो से टकराना, लोग सालों तक इसके बारे में बातें करते रहेंगे। शाबाश। ग्रिफिंडर की मेज पर उत्सवी आनंदमय माहौल छा गया और इवान ने जिन वरिष्ठ छात्रों को पहले कभी नहीं देखा था, वे एक एक करके उसे हाथ मिलाने के लिए उसके पास आए। कुछ सेकंड बाद फ्रेड और जॉर्ज आगे आए और एक साथ पूछा, तुमने हमें वापस क्यों नहीं बुलाया? इवान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। खुशकिस्मती से उन्हें दूसरों ने किनारे कर दिया। उसने एक छोटे, दुबले पतले, भूरे बालों वाले लड़के को देखा जो एक मुगल कैमरा अपनी ओर तान रहा था। हेलो इवान, मेरा नाम कॉलिन क्रीवी है। मैं भी तुम्हारी तरह प्रथम वर्ष का छात्र हूँ, कॉलिन ने हाँफते हुए और डरते हुए कहा। मैंने सुना है कि तुम हैरी पॉटर के साथ कार में स्कूल आए थे, ये बहुत बढ़िया है। क्या मैं तुम्हारी एक तस्वीर ले सकता हूँ? वह कैमरा पकड़े हुए उत्सुकता से इवान की ओर देख रहा था। कोई बात नहीं। हालांकि इवान के पोज देने से पहले ही उसके सामने खड़ी हरमाइनी का रूप बदल गया। दूर से वह भी पसी जितनी ही दुखी दिख रही थी। ये तो बिल्कुल बेतुका है, तुम स्कूल की ट्रेन क्यों नहीं ले गए? हरमाइन का लहजा प्रोफेसर मैकगोनागल जैसा ही सख्त था। या तुम सच में हवाई जहाज से आए हो? हाँ, हरमाइन। इवान ने सावधानी से सिर हिलाया। हे भगवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हरमाइन डांटने लगी। सौभाग्य से ये ज्यादा देर तक नहीं चला और इवान के बगल वाला व्यक्ति गिन्नी में बदल गया, जिससे उसने राहत की गहरी सांस ली। गिन्नी, तुम मुझे हरमाइन की तरह डांटने वाली तो नहीं हो, है ना? हरमाइन को दोष मत दो, जब उसने तुम्हें ट्रेन में नहीं देखा तो वह बहुत घबरा गई थी। गिन्नी ने चिंतित भाव से पूछा, रॉन और हैरी कहाँ हैं? कैसे हैं? सब ठीक हैं। इवान ने सामने रखी प्लेट से पुडिंग उठाई। बाद में बताऊंगा, पहले कुछ खा लूं। पता है, दोपहर से कुछ नहीं खाया है। हालांकि इससे पहले कि वह हलवा मुंह में डाल पाता, उसके सामने प्लेट में रखा सारा खाना मानो गायब हो गया, मानो वह कभी आया ही न हो। दावत खत्म हो गई थी। ओह नहीं, इवान अपनी कुर्सी पर कमजोरी से बैठ गया। आधे घंटे बाद हैरी और रॉन स्नैप के कार्यालय से निकले और ग्रिफिंडर टॉवर की ओर जाने वाले परिचित रास्ते पर चल पड़े। महल शांत था, रात्रि भोजन समाप्त हो चुका था। मुझे आश्चर्य है कि इवान कैसा है। काश हम भी दावत में जा पाते। प्रोफेसर मैकगोनागल नहीं चाहती कि हम दिखावा करें, रॉन ने समझदारी से कहा। वह नहीं चाहती कि लोग ये सोचे कि उड़ने वाली कार में स्कूल आना गर्व की बात है। हाँ, लेकिन कम से कम उन्हें हमें ये तो बताना चाहिए था कि इवान को किस घर में रखा गया है। पूछने की कोई जरूरत नहीं है, वह निश्चित रूप से गिन्नी की तरह ग्रिफिंडोर में होगा। यह जरूरी नहीं कि सच हो। वह बहुत होशियार है, शायद उसे रेवेनक्लॉ में दाखिला मिल जाए। हैरी थोड़ा चिंतित लग रहा था। एक गर्मियां साथ बिताने के बाद उसे इवान से बहुत लगाव हो गया था और उसे उम्मीद थी कि इवान भी उसके साथ एक ही घर में रहेगा। जब तक ये स्लीथेरिन नहीं है, रेवेनक्लॉ भी एक अच्छा विकल्प है। दोनों तब तक चलते और बातें करते रहे जब तक कि वे एक संकरी पत्थर की सीढ़ी पर चढ़कर ग्रिफिंडोर टॉवर के गुप्त प्रवेश द्वार के गलियारे में नहीं पहुंच गए, जो गुलाबी रेशमी पोशाक में एक मोटी महिला के चित्र के पीछे छिपा हुआ था। पासवर्ड, मोटी महिला ने उनके पास आते हुए पूछा। ओह, हैरी जवाब नहीं दे सका। अभी तक उनका सामना किसी ग्रिफिंडर प्रीफेक्ट से नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें नए स्कूल वर्ष का पासवर्ड नहीं पता था, लेकिन मदद लगभग तुरंत पहुंच गई। उन्होंने अपने पीछे तेज कदमों की आहट सुनी और मुड़कर देखा तो हरमाइन उनकी ओर दौड़ी आ रही थी। हरमाइन, क्या तुम जानती हो कि इवान को किस घर में रखा गया था? ग्रिफिंडर, बिल्कुल, हरमाइन ने अधीरता से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे उड़ने वाली कार में स्कूल लाने की? तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हमें उपदेश मत दो, हम सारी रात यही सुनते आ रहे हैं, रॉन ने अधीरता से कहा। बस हमें पासवर्ड बता दो। पासवर्ड है, हनीड्यूक्स, हरमियोन ने हार न मानते हुए कहा। लेकिन बात ये नहीं है, पता है न? उसने जानबूझकर हैरी और रॉन को कॉमन रूम में प्रवेश करने से पहले ठीक से डांटने के लिए बाहर इंतजार किया था, ताकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो सके। लेकिन जैसे ही मोटी महिला का चित्र खुला, उसके शब्द तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट से बाधित हो गए और हैरी और रॉन को तुरंत अंदर खींच लिया गया। ग्रिफिंडर के छात्र अभी सोए नहीं थे, वे सब गोल कॉमन रूम में जमा होकर जोर जोर से जश्न मना रहे थे। हैरी और रॉन के आने से माहौल अपने चरम पर पहुंच गया। इवान उन्हें अंदर आते देखकर खुश हुआ, आखिरकार अब वह ध्यान का केंद्र नहीं रहा। वह चुपचाप भीड़ से अलग हो गया और चिमनी के पास सोफे पर कमजोर होकर गिर पड़ा। पूरी शाम लगातार शोरगुल और पानी की एक बूंद भी न मिलने से वह बेहद कमजोर हो गया था। इवान ने देखा कि हरमाइन उसके सामने गंभीर भाव से बैठी है। उसने दयनीय स्वर में विनती की, मुझे आराम करने दो, हरमाइन। कल जो चाहो कह देना, मुझे अभी भूख लगी है। हरमाइन ने अपने होंठ भींच लिए और आगे कुछ नहीं बोली। उसने अपनी जेब से चॉकलेट का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और इवान को थमा दिया। इवान ने थोड़ा सा खाया और उसे बहुत अच्छा लगा। ग्रिफिंडर का स्वागत समारोह ज्यादा देर तक नहीं चला। पसी की जोरदार अनुनय विनय के बाद सभी लोग जल्द ही अपने अपने शयन गृहों में सोने के लिए लौट गए। दोस्त, ग्रिफिंडोर में प्रवेश के लिए बधाई। आज का दिन बहुत बढ़िया था। मुझे पता है कि मुझे आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन रॉन इवान के पास गया और तुरंत चुप हो गया, क्योंकि हरमाइन उसे दुखी होकर देख रही थी। फ्रेड और जॉर्ज कहाँ हैं? मैंने उन्हें नहीं देखा, हैरी ने थोड़ा अजीब सा कहा।
मैंने उनसे रसोई में जाकर मेरे लिए कुछ खाना लाने को कहा। क्या तुम लोग भी कुछ लेना चाहते हो? इवान ने पूछा। ओह, बिल्कुल, रॉन ने अपना पेट सहलाया और सावधानी से हरमाइन की तरफ देखा। नहीं, हैरी और मैं स्नैप के ऑफिस में खाना खा चुके हैं। अब हम ऊपर जा रहे हैं। हम थोड़े थके हुए हैं। शुभ रात्रि, हरमाइन। शुभ रात्रि, इवान, हैरी ने जल्दी से कहा, हरमाइन का चेहरा पसी की तरह सख्त देखकर। कुछ मिनट बाद आग धीरे धीरे जल रही थी और कॉमन रूम में सिर्फ इवान और हरमियोन ही बचे थे। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। इवान ने उसे अपनी कक्षाओं का शेड्यूल व्यवस्थित करते हुए देखा। लॉकहार्ट की सभी कक्षाओं के चारों ओर दिल के आकार के घेरे बना रही थी। हरमाइन, तुम्हें पता है मैंने डायगन एले में कुछ चीजें खरीदी हैं। मुझे लगता है कि उन्हें आज रात ही पहुंचा दिया जाना चाहिए, इवान ने बातचीत शुरू करते हुए कहा। हाँ, तुमने मुझे कुछ किताबें उधार देने का वादा किया था, याद है? हरमाइन ने आखिरकार ऊपर देखा, उसका स्वर थोड़ा कठोर था। बेशक, अगर आपको कुछ पसंद आए तो बेझिझक उसे ले लीजिए और पढ़िए। इवान ने तुरंत सहमति दे दी, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि हरमाइन अभी भी इस बात से नाखुश थी कि वे स्कूल कैसे पहुंचे थे। उसके इतना कहते ही ग्रिफिंडर टावर की खिड़की के बाहर कई फ्लोरिश और ब्लॉट्स उल्लू प्रकट हो गए। इवान जल्दी से वहां गया और खिड़की खोल दी। दर्जनों उत्कृष्ट जादू की किताबें, कम से कम 50, उन दोनों के सामने प्रकट हुई। हरमाइन का ध्यान पूरी तरह से इवान द्वारा खरीदी गई किताबों की ओर गया। बड़े छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकों के अलावा कई अन्य प्रकार की किताबें भी थीं, जो विभिन्न श्रेणियों को कवर करती थीं। इसके बाद उनकी बातचीत जादुई ज्ञान पर आ गई और वे बहुत खुश होकर बातें करने लगे। इवान ने पाया कि हरमाइन फिर से पहले जैसी मिलनसार हो गई थी। जैसे ही वे मंत्र पर चर्चा कर रहे थे, कॉमन रूम का दरवाजा खुला और फ्रेड और जॉर्ज भोजन से भरी ट्रे लेकर अंदर आ गए। लगता है हम गलत समय पर वापस आ गए। हमारा हीरो इवान हरमाइनी के साथ डेट पर है, फ्रेड ने कहा। जॉर्ज ने आगे कहा, और ऐसा लगता है कि उन्होंने स्कूल की लाइब्रेरी को यहाँ स्थानांतरित कर दिया है। तुम लोग आखिरकार वापस आ गए। मुझे भूख लगी है, इवान उनसे मिलने दौड़ा। बेशक, आदरणीय मिस्टर मेसन, आपकी सेवा करना हमारे लिए सम्मान की बात है। फ्रेड ने इवान को चकमा दिया और अपनी जेब से कुछ लाल मोमबत्तियां निकाली। ये वो खाने हैं जो आपने ऑर्डर किए थे। हम मिस ग्रेंजर के साथ आपके कैंडल लाइट डिनर में खलल नहीं डालेंगे। जॉर्ज आगे बढ़ा और मोमबत्तियां जला दी। इवान और हरमियोन ने देखा, उनके चेहरे लाल हो गए थे, जैसे उन्होंने ट्रे को अपने सामने रखा हो, बिल्कुल किसी उच्च श्रेणी के रेस्तरां में वेटरों की तरह। दो अजीब व्यक्तियों पर नजर डालने के बाद फ्रेड और जॉर्ज ने शरारती मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया और जाने के लिए मुड़े, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद रुक गए और आश्चर्य से खिड़की से बाहर देखने लगे। देखो, बाहर क्या है? उनकी निगाहों का अनुसरण करते हुए इवान और हरमियोन ने एक विशाल वस्तु को ग्रिफिंडर टॉवर की ओर आते देखा। कुछ सेकंड बाद कॉमन रूम में मोमबत्ती की रोशनी में इवान ने साफ देखा कि ये दर्जनों मजबूत उल्लुओं से बनी एक ट्रांसपोर्ट टीम थी। उल्लू थके हुए लग रहे थे और गिरते जा रहे थे। इवान ने जल्दी से उनका अंदर स्वागत किया। जैसे ही उल्लू जमीन पर उतरे, फर्श जोर से कांप उठा। चिंता मत करो, जो चीजें मैंने खरीदी थी वे आ गई हैं, इवान ने अपने पास खड़े 3 आश्चर्यचकित लोगों की ओर देखते हुए जल्दी से समझाया। यह क्या है? फ्रेड और जॉर्ज ने एक साथ पूछा। उफ, यह एक विशेष अखबार छपाई उपकरण है। मैंने इसे डाइगन एले से मंगवाया था और इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। डिलीवरी के लिए हस्ताक्षर करने से पहले इवान ने कुछ उल्लुओं को खाना खिलाया। एक पेशेवर मुद्रण उपकरण। तुमने इसे किस लिए खरीदा? फ्रेड ने ऊंची आवाज में कहा। जॉर्ज ने कहा, हमें यह मत बताएं कि आप अखबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं। हाँ, मैं डेली प्रोफेट की तरह ही एक अखबार शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। मैंने तो नाम भी सोच लिया है, द हॉगवर्ट्स मैजिक डेली। इवान ने प्रिंटिंग उपकरण की पैकेजिंग खोली और चारों को एक चांदी सफेद रंग का जटिल रूप से निर्मित जादुई उपकरण दिखाई दिया। यह मुगल प्रिंटिंग प्रेस जैसा ही था, लेकिन पूरी तरह से जादू से चलता था और इसमें सटीक अंशांकन सुविधाएं भी थीं। जरा सोचो, सभी वयस्क जादूगर हॉगवर्ट्स से ही स्नातक हुए हैं। उनके लिए यह अद्भुत यादों से भरा है और युवा जादूगरों के लिए हॉगवर्ट्स रहस्यों से भरा है। हम इसके रहस्यों को याद करने, उनका अन्वेषण करने और उनकी व्याख्या करने के लिए एक अखबार शुरू कर सकते हैं, इवान ने धीरे से समझाया। यकीन मानो, हम सफल होंगे, डेली प्रोफेट से भी ज्यादा, और जादूगरों की दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसारित होने वाला अखबार बन जाएंगे। एवन ने फ्रेड और जॉर्ज की ओर मुड़कर कहा, मैं सोच रहा था कि हॉगवर्ट्स मैजिक डेली से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल सभी छात्रों के जादुई शोध या आविष्कारों के लिए किया जा सकता है। मुझे आप दोनों को ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि आप मेरे पहले लाभार्थी होंगे। आप लोगों को और भी ज्यादा खुशी देने के लिए अखबार में अपने उत्पादों का विज्ञापन दे सकते हैं। ओह, एवन, फ्रेड और जॉर्ज ने भावुक भाव से एवन की ओर देखा। जहां तक तुम्हारी बात है, हरमाइन। एवन ने हरमाइन की ओर देखा, जो डरी हुई लग रही थी। मैं तुम्हें हॉगवर्ट्स मैजिक डेली का प्रधान संपादक बनने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। क्या? हरमाइन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। आप सभी लेखों की अंतिम समीक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। यदि आप इच्छुक हैं, तो आप अपना होमवर्क वहां साझा कर सकते हैं, और यह निश्चित रूप से लोकप्रिय होगा। नहीं, एवन, हरमाइन ने सिर हिलाकर मना कर दिया। एवन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मतलब होमवर्क तो खुद ही करना चाहिए। हरमाइन ने तेज गति से कहा, हालांकि मुझे हॉगवर्ट्स मैजिक डेली की प्रधान संपादक बनकर बहुत खुशी होगी। असल में, मुझे लगता है कि आपका विचार बिल्कुल शानदार है। हाँ, यह अखबार पूरी तरह से हमारा अपना है, फ्रेड ने कहा। मेरा विश्वास करो, एवन, तुम्हारा नाम स्कूल के इतिहास में दर्ज हो जाएगा, जॉर्ज ने कहा। इसके बाद चारों में से कोई भी अपने कमरों में सोने नहीं गया।
वे उत्साह से चिमनी के सामने इकट्ठा हुए और तब तक चर्चा करते रहे जब तक कि मुख्य मुद्दे तय नहीं हो गए। पांडुलिपियों की कमी और सीमित कर्मचारियों के कारण हॉगवर्ट्स मैजिक डेली को अस्थायी रूप से सप्ताह में एक बार प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी। इसे 10 खंडों में विभाजित किया जाना था, जिसमें समाचार और समसामयिक घटनाओं पर टिप्पणी वाले खंडों में स्कूल की सभी नवीनतम घटनाओं और गहन समीक्षाओं को प्रकाशित किया जाता था, जिनका संपादन हरमाइन द्वारा किया जाता था। समाचार के स्रोत के लिए समाचार एकत्र करने के लिए कुछ लोगों पर निर्भर रहने के अलावा एवन ने महल के भूतों से भी संपर्क करने की योजना बनाई, क्योंकि वे लगभग सब कुछ जानते थे। मनोरंजन और रहस्य अनुभाग को फ्रेड और जॉर्ज को सौंप दिया गया, जिनके बारे में एवन का मानना था कि वे इस कार्य के लिए उपयुक्त होंगे तथा मुख्य रूप से महल के विभिन्न स्थानों, मार्गों और कुछ अल्पज्ञात रहस्यों से परिचित कराएंगे। इसके अतिरिक्त जादुई प्राणियों वाला भाग, जिसका प्रयोग निषिद्ध वन में जानवरों से परिचय कराने के लिए किया जाता है, हैग्रिड को सौंपा जा सकता है। क्विडिच वाला भाग हैरी और रॉन को सौंपा जा सकता है तथा हॉगवर्ट्स के इतिहास से परिचय कराने वाला भाग एवन की जिम्मेदारी होगी। इसमें एक चरित्र स्पॉटलाइट अनुभाग भी था और एवन ने इस स्कूल वर्ष के लिए लॉकहार्ट को मुख्य प्रचार लक्ष्य बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि उनका मानना था कि इससे पहले कि उनका असली चेहरा सामने आए, वह लड़कियों के बीच लोकप्रिय हो जाएंगे। उपन्यास अनुभाग और जादुई शैक्षणिक आदान प्रदान अनुभाग के लिए वे स्कूल के सभी शिक्षकों और छात्रों से योगदान मांगेंगे। अंतिम विज्ञापन अनुभाग भी एवन की जिम्मेदारी होगी। फ्रेड और जॉर्ज द्वारा वहां सफलतापूर्वक संशोधित जादुई आतिशबाजी को बढ़ावा देने की तैयारी के अलावा एवन ने हॉग्समीड जाने का अवसर ढूंढने की योजना बनाई, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि व्यापारी अखबार में विज्ञापन देने में बहुत खुश होंगे, लेकिन पहले हॉगवर्ट्स मैजिक डेली की बिक्री की गारंटी होनी चाहिए। सभी पांडुलिपियों की अंतिम समीक्षा की जिम्मेदारी हरमाइन की होगी। अगर पांडुलिपियां बहुत ज्यादा हैं, तो वह गिननी से मदद मांग सकती है। जहां तक दूसरों से बाहरी संवाद की बात है, वह मेरा काम है और प्रचार का काम मैं फ्रेड और जॉर्ज पर छोड़ दूंगा। एवन ने जम्हाई लेते हुए निष्कर्ष निकाला, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम एक हफ्ते में अखबार का पहला अंक छाप सकते हैं। जब एवन अपने शयन कक्ष में लौटा तो उसने पाया कि रात के लगभग 2 बज चुके थे। गोलाकार कमरे में लाल मखमल से सजे 5-4 पोस्टर बैग कई ऊंची सनकरी खिड़कियों के पास रखे हुए थे। एवन ने देखा कि उसका ट्रंक पहले ही ऊपर लाया जा चुका है। वह चुपचाप अपने बिस्तर पर चढ़ गया और सिर घुमाकर देखा तो कॉलिन नाम के लड़के का बिस्तर उसके बिस्तर के ठीक बगल में था। अचानक उसे ख्याल आया कि वह कॉलिन को हॉगवर्ट्स मैजिक डेली के लिए विशेष फोटोग्राफर बनने के लिए कह सकता है। इसके तुरंत बाद उसने कुछ नए विचार सोचे, लेकिन वह बहुत थका हुआ था और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब एवन ने ग्रेट हॉल में प्रवेश किया तो उसने देखा कि हैरी और रॉन पहले से ही ग्रिफिंडर की लंबी मेज पर बैठे थे। उनके बगल में हरमाइन सिर झुकाए चर्मपत्र पर कुछ लिख रही थी। हरमाइन, तुमने वास्तव में हमारी निंदा करते हुए एक लेख लिखा था, रॉन ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा। शुभ प्रभात। एवन चलकर उन तीनों के सामने बैठ गया। उसके सामने दलिया के कटोरे, अचार वाली हेरिंग की प्लेटें, टोस्ट के ढेर और अंडे और बेकन के व्यंजन रखे थे। एवन, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, जल्दी से देखो हरमाइन ने क्या लिखा है। रॉन एवन की ओर मुड़ा। एक लेख में हमें गाड़ी चलाकर स्कूल जाने के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जादूगर गोपनीयता कानून और नाबालिग जादूगरों के संरक्षण अधिनियम का हवाला देते हुए स्कूल को हमें कड़ी सजा देने का सुझाव दिया गया था। हे भगवान, उसने तो स्कूल के क्विडिच मैच रद्द करने की भी मांग की थी। चुप रहो, रॉन, हरमाइन ने सख्ती से कहा। मैं इतनी बोर नहीं हूँ। ये बस एक लेख है जो मैं हॉगवर्ट्स मैजिक डेली में भेजने की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें कम उम्र के जादूगरों की उड़ान सुरक्षा पर ध्यान देने की अपील की गई है। माफ करना, कौन सा पेपर? हैरी ने ऊपर देखा और पूछा। ये हॉगवर्ट्स मैजिक डेली है। एवन, तुम उन्हें समझाओ, मैं ये भाग लगभग पूरा कर चुकी हूँ। हरमाइन ने अपना सिर नीचे किया और लिखना शुरू कर दिया। खैर, यह इस तरह है। एवन ने अभी अभी उन्हें समझाना खत्म किया था। इससे पहले कि हैरी और रॉन अपनी राय व्यक्त कर पाते, उन्हें ऊपर से शोर सुनाई दिया। सैकड़ों उल्लू ग्रेट हॉल में चक्कर लगाते हुए, बातचीत करती भीड़ में चिट्ठियां और पैकेट गिराते हुए अंदर घुस आए। एक बड़ा धूल भरा जीव अचानक हरमाइन के चायदानी में गिर गया। तुरंत ही दूध और पनघुन पर बिखर गए। एरोल, रॉन ने चिल्लाते हुए भीगे हुए उल्लू को उसके पंजों से खींच लिया। ये वीसली परिवार का उल्लू था। एवन ने मेज पर पड़े उल्लू के मुंह में एक गीला लाल लिफाफा देखा। वह तुरंत समझ गया कि यह क्या था, एक हाउलर। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद और नेविल के सुझाव पर रॉन ने कांपते हुए हाथ बढ़ाकर लिफाफा खोला। अगले ही पल मिसेज वीजली की आवाज गूंज उठी, सामान्य से 100 गुना ज्यादा तेज। मेज पर रखी प्लेटें और चम्मच खड़खड़ा रहे थे और पत्थर की दीवारों से गूंजती आवाज बहरा कर देने वाली थी। ग्रेट हॉल में मौजूद सभी लोग ये देखने के लिए मुड़े कि हाउलर किसे मिला है। रॉन अपनी कुर्सी पर दुबका हुआ था, केवल उसका चमकीला लाल माथा दिखाई दे रहा था। कार चुराना, कल रात डम्बलडोर का पत्र। तुम्हारे पिता इतने शर्मिंदा हुए कि वे लगभग मर ही गए। हमने तुम्हें पालने में बहुत मेहनत की और तुमने ऐसा कुछ कर दिया। तुमने हैरी और एवन को लगभग मरवा ही दिया। एवन ने अपना नाम सुनते ही झट से अपना सिर नीचे कर लिया और ऐसा दिखाने की पूरी कोशिश की जैसे उसने सुना ही न हो, मानो उसे अचानक सामने रखे अंडों में दिलचस्पी हो गई हो। ये बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है। तुम्हारे पिता की दफ्तर में कड़ी निगरानी होगी और यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम ठीक से व्यवहार नहीं करोगे तो हम तुम्हें तुरंत घर ले आएंगे। चिल्लाना बंद हो गया और भिनभिनाहट की आवाज अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। रॉन के हाथ से जमीन पर गिरा लाल लिफाफा आग की लपटों में घिरकर राख में बदल गया। एवन ने ऊपर देखा तो हैरी और रॉन बेसुध बैठे थे, मानो अभी अभी किसी ज्वार की लहर ने उन्हें बहाकर ले आया हो। ग्रेट हॉल में कुछ और लोग हंसने लगे और धीरे धीरे बातचीत फिर से शुरू हो गई। कल के छंटाई समारोह और आज सुबह की हाउलर घटना के बाद एवान प्रसिद्ध हो गया था। हॉगवर्ट्स का लगभग हर छात्र उसे जानता था।
कम से कम प्रथम वर्ष के छात्रों में तो इवान पहले से ही एक प्रसिद्ध हस्ती था। उसे हैरी के समान ही व्यवहार मिलता था, जहां भी वह जाता था लोग उसके आसपास जमा हो जाते थे। उसका रूममेट कॉलिन क्रीवी सबसे ज्यादा उत्साहित था। नाश्ते के आखिर में वह लड़का इवान के पास दौड़ा और उसे क्लास में आने का न्योता दिया। हालांकि इवान को शक था कि उसका असली निशाना हैरी ही है। उसने देखा कि हैरी के जाते समय कॉलिन लगातार कैमरे का शटर दबा रहा था। कॉलिन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हैरी से मिलवा सकता हूँ, इवान ने कॉलिन की तरफ देखते हुए हिचकिचाते हुए कहा। लगता है तुम उसे बहुत पसंद करते हो। हाँ, इवान, कॉलिन ने उत्सुकता से जवाब दिया। मैं हैरी पॉटर के बारे में सब कुछ जानता हूँ। सब मुझे बताते हैं कि वह डार्क लॉर्ड के चंगुल से कैसे छूटा, डार्क लॉर्ड कैसे गायब हुआ और उसका बिजली का निशान कैसा था। क्या तुम उससे कह सकते हो कि वह मुझे वह निशान दिखाए? ये बहुत अशिष्टता है, कॉलिन, इवान ने हल्के सिरदर्द से पीड़ित लड़के की ओर देखते हुए कहा। लेकिन मुझे लगता है कि सब ठीक रहेगा, हैरी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हे भगवान, ये तो अविश्वसनीय है, कॉलिन ने ऐसे उत्साहित होकर कहा मानो उसे कोई क्रिसमस का तोहफा मिला हो। जानते हो, हॉगवर्ट्स का पत्र मिलने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि मेरे द्वारा किए गए ये अजीबोगरीब काम जादू हैं। मेरे पिताजी दूध वाले हैं और उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा, और मेरे भाई डेनिस, मैं उन्हें भेजने के लिए ढेर सारी तस्वीरें लेने वाला हूँ। ओह, उन तस्वीरों की बात करें तो यदि आप सही विकासशील औषधि का उपयोग करते हैं तो आप उन्हें हिला सकते हैं। मुझे जल्दी बताओ, मैं ये कैसे करूं? तस्वीरों की बात आगे बढ़ते हुए इवान ने स्वाभाविक रूप से कॉलिन को हॉगवर्ट्स मैजिक न्यूज़पेपर के लिए विशेष फोटोग्राफर बनने के लिए आमंत्रित किया। उसे चिंता थी कि कॉलिन मना कर देगा, लेकिन लड़का बहुत खुश हुआ और उसने इवान के चारों ओर कई चक्कर लगाए। जब वे चार्म्स कक्षा में पहुंचे तो सभी लोग अपनी जगह पर बैठ चुके थे। प्रोफेसर फ्लिटविक पोडियम के पीछे किताबों के ढेर पर खड़े होकर रोल से नाम पुकार रहे थे। इवान और कॉलिन चुपचाप गिन्नी के पास आ गए। ये कक्षा ग्रिफिंडर और हफलपफ के छात्रों द्वारा साझा की गई थी। प्रथम वर्ष के छात्रों, खासकर मुगल परिवार में जन्मे कई बच्चों को प्रोफेसर फ्लिटविक ने पूरा 1 घंटा ये समझाने में बिताया कि छड़ी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जब कक्षा लगभग समाप्त हो गई, तभी उन्होंने सभी से अपनी अपनी छड़ियां निकालने और उनके द्वारा प्रदर्शित आसनों का अभ्यास करने को कहा। इवान के लिए ये बातें बहुत सरल थी, लेकिन कोलिन और गिन्नी को अपने बगल में गंभीरता से अध्ययन करते देख उसने भी बाकी सभी के साथ अपनी छड़ी लहराई। अगली कक्षा जादू का इतिहास थी। चूंकि स्कूल में भूत द्वारा पढ़ाया जाने वाला यह एकमात्र पाठ्यक्रम था, इसलिए शुरू में सभी को प्रोफेसर बिन्स से कुछ उम्मीदें थीं। कई ग्रिफिंडर प्रथम वर्ष के छात्रों ने सोचा था कि प्रोफेसर बिन्स लगभग हेडलेस निक की तरह ही दिलचस्प होंगे, लेकिन वे जल्द ही निराश हो गए। कक्षा के दौरान प्रोफेसर बिन्स नीरस आवाज में व्याख्यान दे रहे थे, जबकि वे नाम और तारीखें लिख रहे थे, जिससे म्यूरियल द मैलिग्न और यूरिक द ऑडबॉल भ्रमित हो गए। इवान को बहुत पहले से पता था कि ऐसा होगा। उसने नोट्स नहीं लिए, बल्कि पोर्शंस पर एक किताब निकाली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। जब तक वह प्रोफेसर बिन्स के व्याख्यान में खलल नहीं डालता, उसे पकड़े जाने की चिंता नहीं थी। जब ग्रेट हॉल में दोपहर के भोजन का समय हुआ, तो इवान प्रवेश द्वार पर हैरी और अन्य लोगों से मिला। रॉन थोड़ा उदास लग रहा था, मानो वह सुबह हुई हावलर वाली घटना से अभी तक उबरा ही न हो। हैरी और हरमियोन आपस में फुसफुसा रहे थे, मानो हॉगवर्ट्स मैजिक न्यूज़पेपर पर चर्चा कर रहे हों। इवान ने आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया और अपने बगल में बैठे कोलिन का परिचय हैरी से कराया। परिचय के बाद कॉलिन ने हैरी से एक तस्वीर लेने की अनुमति मांगी। शायद मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हो जाऊं और इवान शटर दबाने में मदद कर दे। और फिर, क्या तुम मेरे लिए इस पर हस्ताक्षर कर सकते हो? हैरी ने मुश्किल से कॉलिन की तरफ देखा, फिर इवान की तरफ। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, पास से एक तेज तीखी चीख सुनाई दी। हस्ताक्षरित तस्वीरें, आप हस्ताक्षरित तस्वीरें दे रहे हैं, पॉटर। ड्रेको माल्फॉय अपने 2 बलिष्ठ, खतरनाक साथियों क्रैबे और गोयल के साथ कॉलिन के पीछे चला गया। सब लोग लाइन में लग जाओ, माल्फॉय ने ग्रेट हॉल में मौजूद भीड़ से चिल्लाकर कहा। हैरी पॉटर हस्ताक्षरित तस्वीरें बांट रहा है। मैं नहीं हूँ, हैरी ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए कहा। इवान ने देखा कि रॉन और हरमाइन भी तनावग्रस्त हो गए थे और तैयारी की स्थिति में आ गए थे। चुप रहो, माल्फॉय, रॉन चिल्लाया, तुम बस ईर्ष्या कर रहे हो। कॉलिन चीखा, उसका पूरा शरीर क्रैबे की गर्दन से ज्यादा मोटा नहीं था। ईर्ष्या, माल्फॉय ने आंखें सिकुड़ी, उसे अब और चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। ग्रेट हॉल में लगभग हर कोई सुन रहा था। किस बात की ईर्ष्या? मैं अपने सिर पर कोई बदसूरत निशान नहीं चाहता, शुक्रिया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा सिर कटने से तुम खास हो जाते हो। क्रैबे और गोयल उसकी बातों पर हंस पड़े। स्लग खाओ, माल्फॉय, रॉन ने गुस्से से अपनी छड़ी निकाली। उसने उसे जादुई टेप से चिपका रखा था और कभी-कभी उसमें से चिंगारियां निकलती थीं। सावधान, रॉन, हरमाइन ने फुसफुसाते हुए उसे याद दिलाया। रॉन की छड़ी को देखकर क्रैबे और गोयल ने हंसना बंद कर दिया और अपनी गुंडीदार, शाहबलूत जैसी अंगुलियों को धमकी भरे अंदाज में रगड़ना शुरू कर दिया। देखो, वीसली, माल्फॉय ने व्यंग्य करते हुए कहा, फिर से मुसीबत में मत पड़ना, वरना अगर तुमने ठीक से व्यवहार नहीं किया तो तुम्हारी मम्मी को आकर तुम्हें घर ले जाना पड़ेगा। उन्होंने श्रीमती वीसली की आवाज की नकल की और पास में बैठे 5वें वर्ष के स्लीथरीन छात्रों का एक समूह जोर से हंसने लगा। वीसली को एक हस्ताक्षरित तस्वीर चाहिए, पॉटर, माल्फॉय ने विजयी मुस्कान के साथ कहा। इसकी कीमत उसके घर से भी ज्यादा है। हैरी ने गुस्से से अपनी छड़ी निकाली, हाँफते हुए। इवान ने एक पल सोचा और उसने भी अपनी छड़ी निकाल ली। उनके आसपास मौजूद ग्रिफिंडर और स्लीथेरिन के छात्रों ने अपनी अपनी छड़ियां निकाल ली और माहौल में तनाव छा गया। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? गिल्डरॉय लॉकहार्ट उनकी ओर बढ़े, उनके नीले रंग के वस्त्र उनके पीछे लहरा रहे थे। हस्ताक्षरित तस्वीरें कौन दे रहा है? हैरी समझाना चाहता था, लेकिन लॉकहार्ट ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और प्रसन्नतापूर्वक कहा, पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हम फिर मिलेंगे, हैरी। लॉकहार्ट के बगल में फंसा हैरी अपमान से जल रहा था। उसने मालफॉय को विजयी भाव से भीड़ में पीछे हटते देखा। आइए, मिस्टर क्रीवी। लॉकहार्ट मुस्कुराए और क्रीवी की ओर इशारा किया। दो लोगों की फोटो, यह एक सौदा है, हम दोनों आपके लिए इस पर हस्ताक्षर करेंगे। कोलिन ने अनाड़ीपन से अपना कैमरा उठाया, शटर दबाते समय उसका हाथ कांप रहा था। इवान उसे जल्दी से ग्रेट हॉल में खींच ले गया। वहां खड़े होकर हैरी को और शर्मिंदा करने की कोई जरूरत नहीं थी। हरमियोन और रॉन गुस्से से उनके पीछे पीछे चल पड़े। रॉन लगातार मालफॉय की बुराई कर रहा था। इस बीच हैरी को लॉकहार्ट ने घसीटकर एक तरफ ले गया। इवान को समझ नहीं आया कि वे क्या बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ मिनट बाद हैरी लाल चेहरे के साथ वहां आया और रॉन के बगल में बैठ गया। तुम अपने चेहरे पर अंडा भून सकते हो, दोस्त। रॉन ने कहा, आप बेहतर प्रार्थना करें कि क्रीवी गिन्नी से न मिले। वे एक हैरी पॉटर प्रशंसक क्लब शुरू करेंगे। मूर्ख मत बनो, हैरी ने तत्काल कहा। उसे डर था कि कहीं कोई हैरी पॉटर फैन क्लब वाक्यांश न सुन ले। हैरी और रॉन फुसफुसा रहे थे, जबकि इवान और हरमियोन खाने की मेज की दूसरी ओर बैठे थे। वह बहुत सुंदर है ना? हरमाइन ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या? इवान थोड़ा हैरान हुआ। उसकी निगाहों का पीछा करते हुए उसने लॉकहार्ट को टीचर्स टेबल पर बैठे देखा और समझ गया कि हरमाइन किसके बारे में बात कर रही थी। ऑर्डर ऑफ मलिन, थर्ड क्लास, डार्क फोर्स डिफेंस लीग की मानद सदस्य और विच वीकली के मोस्ट चार्मिंग स्माइल अवार्ड की 5 बार विजेता हर जादूगरनी ऐसे सम्मान हासिल नहीं कर सकती। हरमाइन की आंखें लगभग दिल के आकार की थी जब उसने ट्रैवल्स विद ट्रोल्स की एक प्रति निकाली और उसमें अपना सिर गड़ा दिया। आज दोपहर को डार्क आर्ट्स के खिलाफ हमारी रक्षा है। हॉगवर्ट्स में प्रोफेसर लॉकहार्ट की यह पहली क्लास है। हाँ, वह सचमुच एक अद्भुत जादूगर है। यह अफसोस की बात है कि प्रथम वर्ष के छात्र कल तक उसकी कक्षा में नहीं आ पाएंगे। यद्यपि उसने ऐसा कहा, लेकिन इवान मन ही मन बहुत राहत महसूस कर रहा था। उसे अच्छी तरह याद था कि प्रोफेसर लॉकहार्ट की पहली कक्षा में क्या हुआ था और वह कॉर्निश पिक्सीज के झुंड द्वारा हमला नहीं चाहता था। उसे उम्मीद थी कि यह सबक लॉकहार्ट को इतना सबक सिखाएगा कि वह उन चीजों को दोबारा कक्षा में न लाए जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता। दोपहर का भोजन समाप्त होते ही समूह फिर से अलग हो गया। हैरी, रॉन और हरमियोन लॉकहार्ट की कक्षा में चले गए, जबकि प्रथम वर्ष के छात्रों की दोपहर में कोई कक्षा नहीं थी। ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में इवान, फ्रेड और जॉर्ज ने अखबार के प्रचार पोस्टर को अंतिम रूप दिया। इसमें आकर्षक नारे, प्रस्तुत सामग्री की जानकारी, आवश्यकताएं, लेखों के लिए भुगतान, साथ ही सदस्यता के तरीके और कीमतें शामिल थीं। इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए इवान ने हॉगवर्ट्स मैजिक न्यूज़पेपर का पहला अंक मुफ्त में देने की योजना बनाई। अगर इसकी सामग्री काफी रोमांचक रही तो ये युवा जादूगरों को सदस्यता लेने के लिए आकर्षित करेगी, जिससे ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। फ्रेड और जॉर्ज के जाने के बाद इवान ने जादू का शतरंज खेलने के कॉलिन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उसे पुस्तकालय में सामग्री ढूंढने जाना था। हॉगवर्ट्स मैजिक न्यूज़पेपर का इतिहास खंड के लिए लेख तैयार करना ही उसे व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने इस खंड को 2 भागों में विभाजित करने की योजना बनाई। एक का शीर्षक था इतिहास में हॉगवर्ट्स, जो मुख्य रूप से स्कूल में घटित प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय देगा। पहले अंक की विषय वस्तु हॉगवर्ट्स की स्थापना करने वाले 4 संस्थापकों के बारे में होगी। ये जानकारी हॉगवर्ट्स ए हिस्ट्री में विस्तार से दी गई थी, लेकिन इवान का मानना था कि कई युवा जादूगर अभी भी इससे अनभिज्ञ थे। कम से कम हैरी और रॉन ने कभी यह पुस्तक नहीं पढ़ी थी। इसके अलावा उनका इरादा केवल पुस्तक की विषय वस्तु की नकल करने का नहीं था। कुछ विवरणों के लिए उन्होंने प्रोफेसर बिन्स के साथ चर्चा करने की योजना बनाई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जादूगर, चाहे वे इस इतिहास को जानते हो या नहीं, नई अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकें। जहां तक इतिहास खंड के दूसरे भाग का सवाल है, उसे धूल से ढकी यादें कहा जाएगा। ये खंड मुख्य रूप से हॉगवर्ट्स स्नातकों के कम ज्ञात पहलुओं से परिचित कराने के लिए था, और इवान ने अभी तक ये तय नहीं किया था कि पहले अंक में किसे शामिल किया जाए। उन्होंने शुरू में डंबलडोर के बारे में लिखने का इरादा किया था, लेकिन जो व्यापक रूप से ज्ञात था उसके अलावा उन्हें हेडमास्टर से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिल सकी। एक और जानी मानी हस्ती की बात करें तो इवान को टॉम रिडल के बारे में काफी जानकारी मिल गई थी, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। वह नहीं चाहता था कि उसे वोल्डेमॉर्ट का प्रचार करते हुए देखा जाए, क्योंकि ऐसा करने पर उसे अज़्काबान में चाय का निमंत्रण मिल सकता था। मुझे किसके बारे में लिखना चाहिए? सबसे पहले उस व्यक्ति को इतना प्रसिद्ध होना चाहिए कि सभी युवा जादूगर उसे जान सके, और वह कोई काला जादूगर नहीं हो सकता। इवान ने पूरी दोपहर लाइब्रेरी में बैठकर हॉगवर्ट्स के वार्षिक इतिहास और स्नातक निर्देशिकाओं को बड़ी मेहनत से पलटते हुए बिताई। ये सभी किताबें बहुत मोटी थीं, और एक साथ रखने पर वे उससे भी ऊंची लग रही थी। लाइब्रेरियन मैडम पिंस इवान को किनारे से सख्ती से देख रही थी, ये समझने की कोशिश कर रही थी कि यह छात्र क्या कर रहा है। उन्होंने इवान जैसा प्रथम वर्ष का छात्र पहले कभी नहीं देखा था, जो स्कूल के पहले दिन लाइब्रेरी में बैठकर इन नीरस और उबाऊ इतिहास की किताबों को ध्यान से पढ़ रहा हो। दोपहर करीब 3 बजे गिन्नी इवान को ढूंढने आई। इवान, मैंने कॉलिन को कहते सुना कि तुम यहाँ थे। गिन्नी हाँफते हुए बोली, मुझे अभी अभी एक पत्र मिला है। हैग्रिड ने हमें अपनी झोपड़ी में मिलने के लिए आमंत्रित किया है। वाह, मैं तो बस थोड़ा आराम करने ही वाला था। इवान ने आंखें मली, खड़ा हुआ और जो किताब पढ़ रहा था उसे वापस कर दिया। किताब की विषय वस्तु पढ़कर उसे चक्कर आ गया था, और पूरी दोपहर बीत जाने के बाद भी वह तय नहीं कर पाया था कि क्या लिखे। जब तक वे महल के द्वार से बाहर नहीं निकले और बाहर की ताज़ी हवा में सांस नहीं ली, तब तक इवान को कुछ भी स्पष्ट महसूस नहीं हुआ। इवान, मैंने हरमाइन को ये कहते सुना है कि तुम एक अखबार शुरू करने की योजना बना रहे हो। बिल्कुल सही, इवान ने सिर हिलाया। तुमने मुझे याद दिला दिया। मैं इस मौके का इस्तेमाल हैग्रिड से हॉगवर्ट्स मैजिक न्यूज़पेपर के बारे में बात करने के लिए कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि वह इसमें निषिद्ध वन के उन रोएदार छोटे जानवरों से परिचय कराने में खुशी महसूस करेगा।
हाँ बिल्कुल, गिन्नी ने इवान को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। अखबार, ये तो कमाल है। मैंने आज तक किसी छात्र को ऐसा करते नहीं सुना। कुछ भी असंभव नहीं है, ये सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है। आपके भाइयों ने मेरी बहुत मदद की और हरमाइन और हैरी ने भी। बेशक, हर कोई वहाँ है। मेरा मतलब है, अगर ये ठीक है, तो मैं भी मदद कर सकती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति न हो। गिन्नी ने कुछ अजीब तरीके से कहा। इवान ने छोटी लड़की को प्रसन्नता से देखा और उसे चिढ़ाने का फैसला किया। गिन्नी, अखबार शुरू करना कोई आसान काम नहीं है। इवान ने जानबूझकर गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें पता है, हमें सिर्फ सबसे बेहतरीन जादूगर चाहिए। मुझे लगता है मैं समझ गई कि तुम्हारा क्या मतलब है, इवान। गिन्नी ने अपना सिर नीचे कर लिया। हाँ हाँ, उसकी प्रतिक्रिया देखकर इवान हंसे बिना नहीं रह सका। बेवकूफी मत करो गिन्नी, मैं तुम्हें हरमाइन के काम में मदद करने के लिए बुलाने ही वाला था। इतने सारे कामों के साथ वह अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती। लेकिन आपने तो अभी कहा था कि आपको केवल सबसे उत्कृष्ट जादूगर ही चाहिए। हमारी गिन्नी सबसे अच्छी है, इवान ने मुस्कुराते हुए कहा, और हैरी भी यहाँ है, वह क्विडिच सेक्शन का प्रभारी है। अगर तुम भी इसमें शामिल हो जाओ, तो तुम्हें उससे बातचीत करने के कई मौके मिलेंगे। इवान ने गिन्नी को शर्माते हुए सिर हिलाते देखा। इससे पहले कि वह बातचीत को टॉम रिडल की डायरी की ओर मोड़ पाता, दोनों हैग्रिड की झोपड़ी में पहुंच गए। जैसे ही इवान ने दरवाजा खटखटाया, उसने अंदर से घबराहट भरी आवाज और कुछ धीमी आवाजें सुनी। उसके बाद हैग्रिड की आवाज आई, वापस फैंग, वापस। हैग्रिड ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और इवान को उसके दाढ़ी वाले चेहरे की एक झलक मिली। अगले ही पल दरवाजे की दरार से एक बड़ा काला शिकारी कुत्ता बाहर निकल आया। इवान नीचे गिर गया और फैंग उसके ऊपर लेटकर उसके कान चाटने लगा। उसके पीछे गिन्नी डर के मारे चीख पड़ी। चिंता मत करो, उठो फैंग। हैग्रिड पास आया और उसने कुत्ते को ऊपर खींच लिया। इवान खड़ा हुआ, अपने चेहरे से लार पोंछी, और फैंग खुशी से उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। हैग्रिड की तरह ये शिकारी कुत्ता भी उतना खूंखार नहीं था जितना दिखता था।